बच्चों आपको 1-2 मिनट इंतजार करना, उसके लिए सॉरी। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज मुझे बड़ा खुशी का दिन लग रहा है। आज मैं आपके सामने उस किरदार के रूप में आ रहा हूँ जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, एज ए टीचर। बाहर वाले मुझे और किसके रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, भला वो एक मोटिवेटर हो, मेंटर हो, एलन इंस्टीट्यूट का एक कह दीजिए डायरेक्टर हो, या फिर ऑथर कह दीजिए, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छा किरदार लगता है ये टीचर। और मैं अपने लिए कलाम साहब को अपना रोल मॉडल लेके चलता हूँ। भला वो साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल मैन बन गए, संत राष्ट्रपति बन गए, लेकिन अंदर का टीचर कभी उन्होंने मरने नहीं दिया, वो हमेशा ज़िंदा रहा और बच्चों को पसंद करते थे। और मेरा भी शुरू से बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव जुड़ाव रहा है। मुझे अभी तक वो बात याद आ रही है, जब मैं हम सफ़र को सबसे पहली बार देखने गया था, मिलने गया था, तो मैंने जाते ही बोला, भाई मेरे बहुत बच्चे हैं। वो एकदम घबरा गई, क्या हुआ? मैं समझी नहीं। मैंने कहा तुम जानती हो मैं पढ़ाता हूँ। हाँ। तो बोले मैं घर के बच्चे समझ के पढ़ाता हूँ। तो जब मैं क्लास लेता था तो बस अपने घर के बच्चे मान के चलता हूँ, ये उसको मैंने बोला। इसलिए अभी से पहले समझ जाओ कि मुझे बच्चों के लिए टाइम निकालना है, तुम इसके लिए तैयार हो? बोले हाँ। तो उसने पूरा सपोर्ट किया और मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी, बच्चों को इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आए, उसके पूरा प्रयास किया। आज मुझे वापस आपके साथ एक अवसर मिला, अलग मोड पे मिला है। वैसे तो क्लासेस, मैराथन क्लासेस भी ली हैं, मेगा क्लासेस भी ली हैं। मैराथन क्लास तो एक बार ऐसे ली सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11:45 बजे तक, जिसमें 5-6 इंटरवल थे, जिसमें पूरा फिजिक्स का ट्रिक से रिवीजन कराया था। लेकिन आज आपके साथ इस फिजिक्स के रंग में रंगना है और फिजिक्स की ऐसी पहचान करनी कि इसको आसान लेके चलना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप जहाँ से भी इस समय अपने फिजिक्स को लेके चल रहे हैं, आपको लगे फिजिक्स एक थोपा हुआ सब्जेक्ट नहीं है, हमारे आसपास का ही सब्जेक्ट है। आपको आसपास वो फील होगा, आराम से उसमें डील करेंगे और बाद में एग्ज़ाम में स्कोर लाने के लिए आप डील करेंगे। तो ये फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, कोशिश मेरी पूरी रहेगी। बहुत तरह के बच्चे इसमें हैं। फिजिक्स आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कहीं भी आता हो, लेकिन ये जो आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें 9 से स्टार्ट होता है। जो 9 में पढ़ते हैं उसको ब्रीफ पढ़ते हैं, डिटेल में उसको 11 पढ़ते हैं। जो 10th में पढ़ते हैं ब्रीफ पढ़ते हैं, 12th में उसको डिटेल पढ़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में चैप्टर बना दिए गए, कहीं उसका ब्रीफ फॉर्म, कहीं उसका डिटेल फॉर्म। हम जरा देखें फिजिक्स कितना आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स में अगर हम नॉर्मल बात करें तो हमारे आसपास फिजिक्स में क्या दिख रहा है? आप देखो 2 खास बात, कई चीज़ रेस्ट है और कई चीज़ मोशन में है। हमने ऑब्जर्व किया, हमारे रेफरेंस में बोला कि रेस्ट है या मोशन में है। इसका मतलब कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ना रेस्ट होती है ना एब्सोल्यूट मोशन में होती है। हर चीज़ के लिए रेफरेंस चाहिए, यानी कि रिलेटिव होती है। यानी कि यूँ कह दीजिए इस तरह फिजिक्स में कोई चीज़ यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है। लेकिन हमारे लिए अपने लाइफ के अंदर हमारा एक पार्ट होना चाहिए एब्सोल्यूट, और वो हमारा एब्सोल्यूट कंपटीशन, खुद से खुद का मुकाबला। हम जब भी रिलेटिव करते हैं कंपटीशन, हमारे से कोई ऊपर वाला है, उसको अगर हम देखते हैं उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है, हमारा लूज हो जाता है कॉन्फिडेंस। और अगर हम अपने नीचे वाले को देख लें तो हमको लगता है तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, हम थोड़े शाणे हो जाते हैं, थोड़ा हवा में आ जाते हैं, फूल के कुप्पा हो जाते हैं। तो ये हमारा ज़्यादा हो गया हाई कॉन्फिडेंस, अपर कॉन्फिडेंस। लोअर भी खराब है, अपर भी खराब है। सबसे बढ़िया क्या है? आपका लेवल कंसिस्टेंट होना चाहिए। और कब? जब हम खुद से खुद का मुकाबला करते हैं। चलिए बातें और होती रहेगी। फिजिक्स को देखें कितना आसान। तो या तो कोई चीज़ रेस्ट है या कोई मोशन में, लेकिन हर चीज़ क्या रिलेटिव है। अब इनको कैसे चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया? आपके पास अपनी नॉलेज है, मैं जहां भी बात करूंगा आपको मिले कनेक्टिविटी लगेगी, और आप अपनी जो नॉलेज उसको लिंक करना, और आपको चीज़ बहुत आसान लगेगी। तो साहब सबसे पहले आप इसके लिए यूं बोलो, फिजिक्स में एक वर्ड मोशन है और एक वर्ड रेस्ट है। मैं पहले बात कर रहा हूं मोशन की। मोशन ऑफ मास पार्टिकल, मोशन ऑफ मास बॉडी, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज बॉडी। ये साहब आपके लिए हो गई ट्रांसलेशन मैकेनिक्स। मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान सुनना। ये हो गई आपकी रोटेशनल मैकेनिक्स। ये दोनों मिला के आपके हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसको अगर आगे तक ले जाएं तो हम इसको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मिला के भी पूरा कह सकते हैं। जैसे Q चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज
अगर जगह कम है तो मैं यहाँ लिखता हूँ EMI, टाइम के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और EMI के बाद जहाँ EMI के एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम तो AC, जहाँ आते जनरेटर, AC जनरेटर, DC जनरेटर, AC, ये पूरा कहलाता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और कम से कम इसमें अपने लिए 13 से 15 क्वेश्चन, कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन नीट में आते हैं। इसके बाद मोशन ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री इलेक्ट्रॉन तो करंट कंसेप्ट हो गया, और बाउंडेड चार्ज कैरियर, बाउंडेड चार्ज कैरियर तो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन दैट इज आपका हो गया एटम, एटम के अंदर न्यूक्लियस, यानी ये चीज चली गई आपकी एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स। मोशन ऑफ रे, मोशन तो कॉमन है, मोशन ऑफ रे, रे ऑप्टिक्स, ये चैप्टर्स के नाम पढ़ते गए बच्चे और कुछ नहीं। मोशन ऑफ वेव, हम लाइट को एज ए रे तो रे ऑप्टिक्स, लाइट इज ए वेव तो वे ऑप्टिक्स, और अगर मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव तो आप मैकेनिकल वेव के हिसाब से यहां पे साउंड बोल दें तो ये आपका चैप्टर जिसको आप 11 में डील करते हो साउंड हो गया। ये सब आपके चैप्टर बन गए, लेकिन हेज बट केवल क्या, मोशन। ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस चैप्टर वाइज ऐसा हो गया। हम किसी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस मोशन को लेकर कुछ बातें करूंगा, थोड़ी देर अपन बात करके आपको लगा सब चीज आपस में कनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला क्यू चार्ज, ये आपका यहां पे जो चार्ज है उसमें मास तो होता ही है, मास, इससे जुड़ा हुआ फील्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे जुड़ा फील्ड आपका ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको IG भी कह सकते हैं, और अर्थ के ग्रेविटी के हिसाब से इसको G भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको अर्थ मान ले तो यहाँ अर्थ, यहाँ पे एक मान लो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर, यहाँ चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे अर्थ उसका मास उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये दो यहाँ पर Q और M से ये बातें आप करते हो, मास की बात करते हो 11th में, और 12th में आके उसको चार्ज कर देते हो। और आपको मालूम है जो भी चीज चार्ज उसके अंदर मास तो है, तो आपके पास 11th की नॉलेज कभी आपकी पीछे रह जाए तो आप इसके साथ इसका 100% कनेक्शन कर सकते हो। इधर के चैप्टर को आपने बोला इलेक्ट्रोस्टेट्स, और इधर के चैप्टर को आपने बोला ग्रेविटेशन। जरा देखिए दोनों में कितना गजब का कनेक्शन है। बस एक डिफरेंस क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो मीडियम डिपेंडेंट है, लेकिन जो फील्ड ग्रेविटेशनल है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है। दूसरा आपका यहां पर लाइक नेचर अनलाइक नेचर आता है चार्ज का, लेकिन यहां पे कोई नेचर नहीं, यहां पे हमेशा अट्रैक्शन नेचर है। यहां पे हर चीज हमेशा अट्रैक्शन है, इसलिए जितनी भी क्वांटिटी इसके लिए है वो नेगेटिव जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, जबकि यहां पे फोर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे एनर्जी भी। हम इन दोनों का कनेक्शन जरा देखते हैं। ये 12 के हिसाब से चार्ज और इधर 11 के हिसाब से मास। इधर आपके पास कूलाम कांस्टेंट के, इधर आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी। ये क्यू है, फॉर्मूले के लिए यहां पे लिखता हूं मैं, एम है। इस के को अपन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला के मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया के क्यू, और इनको बोल लें तो जी एम। अब बच्चों रिकॉल करो, आपके कई ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसमें आप यहां पे अगर पढ़ाई कर रहे हो और इसके अंदर चार्ज को m से रिप्लेस कर दो और k को g से रिप्लेस कर दो, और जो हमने साइन की बात बोली थी उसका ध्यान रखो, हर फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यू अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे gm अपॉन r स्क्वायर, साइन में क्या माइनस, पोटेंशियल k क्यू अपॉन r माइनस gm अपॉन r। ऐसे एनर्जी k q1 q2 अपॉन r, अगर दो पॉइंट सिस्टम है, ऐसे दो मास पॉइंट सिस्टम है तो माइनस जी m1 m2 अपॉन r। कनेक्शन चलता रहेगा। मैं तो कह दूंगा लगभग 100% कनेक्शन। केवल ये रिप्लेसमेंट का ध्यान रखते हुए आप किसी क्वेश्चन को क्वेश्चन रिप्लेस कर सकते हो, किसी थॉट को थॉट में रिप्लेस कर सकते हो, किसी रिजल्ट को रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी ग्राफ को ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि दोनों का 100% कनेक्शन। जैसे अगर मैं यहां बोलता हूं कि मैंने यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर लिया और यहां पे यूनिफॉर्मली के हिसाब से अर्थ को माना, आपको मालूम है हमारे इसमें
सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए यहां पर और यहां पे इनसाइड पॉइंट पे। अगर आपको इसका फॉर्मूला मालूम है, इसको क्यू मान रहे हैं, इसको एम मान रहे हैं, इसका फॉर्मूला आपको मालूम है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो यहां पे सीधा हो जाएगा, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड जी एम आर अपॉन आर क्यूब। फील्ड फील्ड दोनों कंजर्वेटिव, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को ऑब्े करने वाले, दोनों में यहां पर हर तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। अगर मैं इस समय यहां पे क्वेश्चन बनाऊं कि इसमें एक टनल बना दूं और इसमें भी टनल बना दूं, यहां पे मेरा चार्ज Q है, सेंटर पे एक माइनस Q चार्ज रख दूं, यहां पर मास है, मैं नहीं बोलूंगा नेगेटिव पॉजिटिव, बस मास रख दो स्मॉल m। आपको मालूम है यहां भी फील्ड सेंटर पे जीरो, यहां भी फील्ड सेंटर पे जीरो, जहां पे फील्ड जीरो वहां पे फोर्स जीरो, जहां पे फोर्स जीरो वहां पर इक्विलिब्रियम, जहां इक्विलिब्रियम वहां वो तीन नेचर का हो सकता है, हम बोलते हैं या तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां बोलता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, वहीं पे हमारी आती बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते हो जब पढ़ते हो, किसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा हम इसको डिस्प्लेस कर दे बैलेंस पोजीशन से, वापस कोई रेस्टोरिंग एजेंट उसको वापस लाना चाहे, वापस उसको बैलेंस पोजीशन पे लौटाना चाहे, कोई रिस्टोर करना चाहे, यानी कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल। और हमने अगर उसको बैलेंस पोजीशन से डिस्टर्ब किया और उसी में आगे और मूव कर जाए, अवे चला जाए, दूर चला जाए, वापस लौट के नहीं आए, तो आप कह देंगे अनस्टेबल। और अगर हमने उसको उठा के रख दिया ऐसा कैसे ही रहा, इसका मतलब वो है न्यूट्रल। अभी मैं बात कर रहा हूं जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वहीं आती बात वापस आ रहा है, यानी कि उसे रिस्टोर कर रहा है, और रिस्टोरिंग वो फोर्स भी हो सकता है, कहीं पे रिस्टोरिंग टॉर्क भी हो सकता है। ये दोनों हमारे मोशन के सोर्स हैं। जहां पे भी रेस्टोरिंग वर्ड आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन आपका एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों मैं यहां पे बात कर रहा हूं नीट में आपके इस बार सेक्शन ए सेक्शन बी पैटर्न के अंदर, आपको मालूम है सेक्शन बी में जो आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, मेरा प्रयास होगा उस 15 में से आप आराम से 10 क्वेश्चन तो क्या ऐसी तैयारी हो कि हम 15 के 15 करने के अंदर कैपेबल हो, और वो 15 क्वेश्चन में से हमें जो बेस्ट लगे हम उनको 10 छांट के कर सकते हैं। तो वो जो 15 क्वेश्चन मॉडरेट या टिपिकल हो सकते हैं, वो हमारे से कनेक्शन में चलेंगे। तो यहां भी क्वेश्चन एसएचएम का हो सकता है और यहां भी क्वेश्चन एसएचएम का हो सकता है। अगर मैं यहां पर इस चीज को आगे बढ़ाऊं, इधर आपके पास है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, इधर आपके पास है जी एम आर अपॉन आर क्यूब। जहां पे आपके पास फील्ड है, फील्ड से फोर्स, और फोर्स से आपका आता है m इंटू ए, हम इसको f भी लिख सकते हैं, कई बार a हमारे लिए कोई हो सकता है कि लीनियर डिस्टेंस हो, इसलिए हमने mf भी लिख सकते हैं। और हम इसके बाद ये कह सकते हैं अगर रेस्टोरिंग फोर्स है या रेस्टोरिंग कह दीजिए एक्सेलरेशन के हिसाब से है, तो f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम प्रूव कर देते हैं तो मोशन इज लीनियर एसएचएम। अगर हमारे पास रेस्टोरिंग टॉर्क है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आपको मालूम है इस समय हम कह देंगे जो अल्फा है दैट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वो एंगुलर एसएचएम हो जाएगा। ये मैं कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो जैसा क्वेश्चन यहां हो सकता है वैसा क्वेश्चन यहां हो सकता है। हम अगर अपने लिए इन दो चैप्टर में कनेक्शन कर सकते हैं तो हमारे जितने भी फील्ड हैं उनको भी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके फिजिक्स में फील्ड का बैक क्या है, एक अगर बैक बोलूं तो बी से मैग्नेटिक फील्ड, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड और जी से ग्रेविटेशनल फील्ड, और अर्थ आ जाए तो ग्रेविटी फील्ड। लेकिन आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और आपका जो यहां पर है ग्रेविटेशनल फील्ड, वो तो है कंजर्वेटिव फोर्स, आप जानते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस सोर्स से डेवलप हो रहा है। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से सोर्स से होता है। सबसे पहले करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप पढ़ते हैं बायो-सावर्ट लॉ। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बचपन से जानते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये भी हो गया, और एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें यहां पर
अर्थ को और मैग्नेट को हम लंबे समय तक मानते हैं कि टाइम के साथ उनका मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता, इसलिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेट के फील्ड को हम मान सकते हैं कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड। बाकी करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव, और जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जो देगा मैग्नेटिक फील्ड वो भी नॉन कंजर्वेटिव। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कनेक्शन हमारे लिए मोटी बातें हो जाती हैं। तो मेरा यहां पर ये जो फील्ड कंसेप्ट बोला मैंने, फील्ड, अगर इसको मैं यहां पे फील्ड एक बैग के रूप में बोलूं, फिजिक्स का बैग, ऐसे अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं बैग, इसमें ये हमारे 3 तरह के फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मैं इसको बोल रहा हूं तो ग्रेविटी फील्ड बोलना ज्यादा आसान है। हम अर्थ की बात करें क्योंकि अर्थ की ज्यादा हम बात करते हैं, अर्थ का ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलेरेशन है उसको फैक्टर्स कौन कौन से चेंज करते हैं। अब जहां पे भी फील्ड है वहां पर फोर्स भी होगा, और जहां फोर्स और डायरेक्शन, वहां पे डायरेक्शन तो वेक्टर भी आएगा, और जहां पे भी कुछ वेरी करेगी, जहां वेरिएशन होगा, इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई बात वेरिएबल होगा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट कोई वेरी करता है। अगर मैं यहां पे कह दूं कि मेरी 2 क्वांटिटी हैं, सपोज एक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पोजीशन के लिए डिस्टेंस r है, इलेक्ट्रिक फील्ड r पे डिपेंड करता है, इसको अपन फिजिक्स में बोलते हैं, मैथ्स कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ r, ये रिलेशन हो गया। तो जहां भी आपके पास कोई वेरिएशन होगा वहां पे ये आपका कैलकुलस चालू हो जाएगा, जो पहले 2 के बीच में एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करेगा, फिर उसके बीच में ग्राफ, फिर ग्राफ के बाद स्लोप। इसका मतलब आपके इन फील्ड वाले सेक्शन में 2 पे आपका स्ट्रॉन्ग ग्रिप होना चाहिए, और वो मैथ्स की 2 चीज है, एक तो वेक्टर और दूसरा कैलकुलस, एक वेक्टर और दूसरा कैलकुलस, जो कि जनरली वेक्टर कैलकुलस बेसिक फॉर्म में कैसे यूज होता है यहां पर उसको आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हो। केवल मन में ध्यान रखना कि बेसिक आपका जो वेक्टर नॉलेज है और जो ग्राफ के हिसाब से कैलकुलस का नॉलेज चाहिए। कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल सा काम आता है, बेसिक फॉर्मूले काम आते हैं, बस केवल उसके लिए मन तैयार रखना है। तो मैं यहां पर ये 2 चीज, वेक्टर और दूसरा कैलकुलस, और जहां बोलूं कैलकुलस वहां पे आपके लिए डिफरेंशिएशन भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया, ग्राफ भी हो गया, और ग्राफ का स्लोप भी हो गया। यहां पे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे ग्राफ के ऊपर, स्लोप के ऊपर। और जब ग्राफ में हम 2 क्वांटिटी के बीच में प्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों, तो उसमें सबसे अच्छा है हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां ध्यान से बात सुनना, ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आपको आंसर छांटना आना चाहिए, आंसर निकालना नहीं। आपकी स्मार्टनेस है अगर आप आंसर छांटते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन आप देखो जो 2 क्वांटिटी x और y प्रेजेंट कर रहे हैं, x पे 1 y पे 1, आपको खटक दिख जाए ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, एक ऑप्शन फेल हो गया। ये कभी भी टाइम के साथ वेरी नहीं कर सकता, तो वो भी फेल हो गया। तो 2 तो देखते गायब हो गए, अब 2 रह गए। थोड़ी सी नॉलेज लगाओ और मालूम पड़ा आपने एक ऑप्शन को और फेल कर दिया। यानी यहां पर हमारा वो तरीका जो मैंने आपसे बताया था, ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी से आप ग्राफ को अपना क्वेश्चन के हिसाब से आंसर प्रोड्यूस कर सकते हो। वहां ग्राफ खींचना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ग्राफ निकाल कर खींच के आंसर दिखाना जरूरी नहीं है, 4 ऑप्शन में से आपको आंसर छांटना है। तो मैं स्लोप की बात को थोड़ा अलग तरह से करना चाहता हूं। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन चल रहा है सबके लिए। स्लोप आप कहते हो dy/dx, नीचे हमेशा x मतलब कोई ना कोई बेस, और ऊपर y मतलब कोई ना कोई केस। इस बेस को मैं और मस्ती में कह सकता हूं, मान लीजिए ये कोई मकान मालिक है, ऑनर, और ऊपर किराएदार, तो मस्ती में लिख रहे हैं, ऐसे समझना मकान मालिक, और ऊपर किराएदार। जनरली कहते हैं मकान मालिक तो वही रहता है, किराएदार बदलते रहते हैं। और मकान मालिक में हम यहां पे अपने फिजिक्स में बोलेंगे 2 तरह के मकान मालिक, एक तो टाइम और दूसरा
पोजीशन। आपको मालूम मकान मालिक टाइम के साथ भी किराया चेंज करता है, और अगर कोई मान लीजिए किसी के पास कोई 5 स्टोरी या 4 स्टोरी बिल्डिंग के हिसाब से अलग अलग माले पर अलग स्टोरी पे फ्लैट है, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से भी किराया चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर टाइम इसको अगर अभी टी कह दूं और पोजीशन में हम आर भी कह सकते हैं, और हमारे तीन जो हमारी डायरेक्शन से एक्स वाई जेड जो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें से कोई भी मैंने एक्स मान लिया। अब मुझे स्लोप के हिसाब से मैंने इधर लिया, सपोज ये मकान मालिक मेरा टी है, इधर आप किराएदार सोचते रहिए, कभी पोजीशन होगा, कभी पोजीशन की जगह पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है, कभी यहां पर स्पीड हो सकती है, कभी यहां पे वेलोसिटी हो सकता है, कभी यहां पर मोमेंटम हो सकता है, कभी यहां पर एनर्जी हो सकती है, कभी यहां पे वर्क हो सकता है, कभी यहां पे एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, कभी यहां पर जो भी आप चाहें क्वांटिटी ले सकते हैं। और जैसे उसका dr अपॉन dt, dv अपॉन dt, dp अपॉन dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क dw अपॉन dt, रेट ऑफ सप्लाई ऑफ एनर्जी d अपॉन dt, तो ये स्लोप से आपको एक फिजिकल क्वांटिटी और खटक से दिखेगी, उसका आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको सीधे स्लोप के साथ क्वेश्चन को जोड़ने में आसानी होती है। अभी हमारा एक चल रहा है यहाँ पे टी वाला, इस टी के साथ मैं सपोज यहाँ पे कह दूं मैंने मोमेंटम लिखा, आप समझ आओगे डी पे अपॉन डी पावर के साथ, सॉरी फोर्स हो गया, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एनर्जी या वर्क और टाइम टी, तो ये आपको हो गया रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर हो गया। अगर ये मेरे लिए पोजीशन एक्स हो जाए, यहां पर मैंने इसको क्या हुआ इसको, एक्स कर दिया इसको, और इधर मैंने कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी मैग्नेटिक फील्ड, कभी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जी, यहाँ पर कभी एक्स भी कर सकता हूँ, कभी इसको मैं आर भी कह सकता हूँ। तो ये मेरे ग्राफ, कभी मैंने लिख दिया पोटेंशियल V, तो dV अपॉन डी आर, dV अपॉन डी आर, ये आप समझ रहे होंगे क्या dV अपॉन डी आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये केवल एक कनेक्शन चल रहा है कि हमारे लिए स्लोप के द्वारा हमारी कौन सी क्वांटिटी सामने आ रही है। तो अभी अपन जितने भी फील्ड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, उनको कनेक्ट कर रहे हैं। हम इनका कनेक्शन देखकर हमारा पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और साथ में 11 का जो चैप्टर ग्रेविटेशन उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जरा इन पे अपन कुछ क्वेश्चन करें, उससे पहले अपन एक चीज और समझें। आपने फिजिक्स में कई तरह के एलिमेंट पढ़े जिनको हम कह सकते हैं, इनमें हमेशा लास्ट में कहा जाती है इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। ये तीनों एलिमेंट, इनका इंडिविजुअल नेचर अगर आपको मालूम है तो इनके जो भी क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन के होंगे उनको आराम से कर सकते हैं। जहां मैं बोलूं सर्किट के अंदर, वो डीसी सर्किट भी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। अभी मैं इसको पहले एनालिसिस करूंगा, फिर इसके अपन क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखना कैसे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे आपने कुछ डिवाइस पढ़े होंगे मेजरमेंट के, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि गैलोमीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। तो वहां पर भी आपको उनका आपस का क्वेश्चन के हिसाब से कितना आसान तरीका होगा, हम उसमें क्वेश्चन को अपना बेसिक नेचर ध्यान रखें, सीरीज में क्या है, पैरेलल में क्या है। दो आपकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सीरीज और पैरेलल को, कोई भी सर्किट हो, डीसी सर्किट हो या एसी सर्किट हो, मैंने बोला सीरीज तो करंट सेम, चार्ज सेम, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, वोल्टेज डिफरेंट। मैंने बोला पैरेलल, कोई भी दो चीज पैरेलल में है, वोल्टेज सेम। अब अगर वो रेजिस्टेंस है तो करंट डिफरेंट, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो मान लीजिए कैपेसिटर है तो चार्ज डिफरेंट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं एसी सर्किट में चले जाऊं, बोल रहे वही सीरीज, वही पैरेलल, वहां बोलेंगे फेजर करंट, फेजर वोल्टेज,
लेकिन बात वही रहेगी, सीरीज में फेजर करंट सेम, वोल्टेज फेजर डिफरेंट। पैरेलल में वोल्टेज फेजर सेम और करंट फेजर डिफरेंट। लेकिन वहां जब फेजर की बात आती है तो वहां पे एक फेज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ध्यान से बात सुनना, ये जो दो सर्किट हैं इसमें डीसी सर्किट तो आप बहुत पढ़ते हो, लेकिन एसी सर्किट आपका एक छोटा सा चैप्टर है। और जब आप एसी सर्किट में क्वेश्चन करते हो तो अगर आपको यह ध्यान रहा कि यह क्वेश्चन मेरा एसी का है, तब तो आपका एसी का कोई भी क्वेश्चन बचपन की पढ़ाई एबीसीडी की तरह है। और अगर आप ये भूल गए कि ये मेरा क्वेश्चन एसी का है कि नहीं, क्योंकि आपने ज्यादा प्रैक्टिस डीसी की करी है, तो आप डीसी अप्लाई कर दोगे, वहां एसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए मैं सर्किट को हल्का सा आपके सामने लेता हूं। ये आपके आर सी एल 3 एलिमेंट, एक नेचर डीसी सर्किट, एक नेचर एसी सर्किट। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ईच एलिमेंट, आर हमेशा हर सर्किट में अपना रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड करता है वो वैल्यू इसकी आर आर। कैपेसिटर डीसी सर्किट में हल्का सा रिकॉल करो अपने नॉलेज को, आपने पढ़ा होगा आरसी सर्किट में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो उसमें t इक्वल टू 0 पे वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है 0। हम केवल इसकी दो लिमिट की बात कर सकते हैं, बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख नहीं सकते कभी भी। t इक्वल टू 0 पे आरसी इक्वल टू 0 शॉर्ट सर्किट, और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे एज ए ओपन एलिमेंट, और ओपन सर्किट रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट। आप देखना इन दोनों का C और L का हमेशा उल्टा चलेगा। अब जरा L पे आ जाओ, वही डीसी सर्किट में आपने पढ़ा होगा आरएल डीसी सर्किट, t इक्वल टू 0 पे ये बिल्कुल काम करता है एक ओपन सर्किट की तरह, यानी कि आरएल इनफाइनाइट। जहां भी L लगा होगा वहां वो सर्किट का पार्ट ओपन हो जाएगा, वहां करंट फ्लो नहीं होगी। t इक्वल टू इनफाइनाइट पे जैसे आप कहते हो एज ए कंडीशन स्टेडी स्टेट कंडीशन, वहां पे वो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट एक साइलेंस एलिमेंट हो जाएगा, आराम से करंट को अलाउ करेगा। रेजिस्टेंस कितना ऑफर्ड 0, यहाँ t इक्वल टू 0 पे आरसी 0, जबकि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ t इनफाइनाइट पे आरसी इनफाइनाइट, यहाँ पे t इनफाइनाइट पे आरएल 0। दोनों उल्टे चलते हैं ये दोनों। अभी अगर मैं डीसी सर्किट में बोलूं, कनेक्शन देखना बच्चों, डीसी सर्किट में दोनों उल्टे चलते हैं, तो जब भी इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, हम क्वेश्चन को देखेंगे सर्किट t इक्वल टू 0, इनिशियल स्टेट t इक्वल टू 0, और बोलेंगे फाइनल स्टेडी स्टेट, तो t इक्वल टू मानेंगे इनफाइनाइट। क्योंकि आपको मालूम है दोनों में नेचर होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक्सपोनेंशियल, करंट के हिसाब से वहां भी एक्सपोनेंशियल। और आपको मालूम है जहां भी कोई नेचर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है तो उसको मैक्सिमम वैल्यू गेन करने में टाइम हम बोलते हैं थियोरेटिकली कितना, इनफाइनाइट लगता है। तो वहां पे जब क्वेश्चन होंगे तो हम एलिमेंट देख के मालूम कर सकते हैं कि कब कौन सा एलिमेंट ओपन का काम करेगा और कब आराम से एलिमेंट करंट को अलाउ करेगा। आरसी 0 मतलब आराम से करंट फ्लो हो रही है, आरएल 0 मतलब आराम से करंट फ्लो हो रही है। ये तो हो गया इनका डीसी सर्किट में। अब जरा अगर एसी सर्किट में बात करें तो आपको मालूम है इसका यहाँ पे आरसी मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर, इसको अपन एक्सी बोलते हैं, आरएल मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सएल बोलते हैं। मालूम है कि यूनिट ओम ही होती है। लेकिन ये दोनों एलिमेंट एल और सी जैसे यहां उल्टे चल रहे हैं, आपको मालूम होगा डीसी याद करिए, डीसी सर्किट की जगह एसी सर्किट हो जाए, या आपको याद रख क्वेश्चन एसी है, दोनों हमेशा उल्टा चलते हैं। एल कहता है वोल्टेज करंट से π/2 आगे चले, वोल्टेज फेजर करंट फेजर से π/2 आगे चले। ये एल वोल्टेज को करंट से π/2 आगे रखता है, जबकि कैपेसिटर करंट को वोल्टेज से π/2 आगे रखता है। दोनों उल्टा नेचर, झगड़ालू, हमेशा झगड़ा करने वाले। ये झगड़ा करने वाले कह दीजिए हमेशा अपने एलिमेंट को, वो उनका वोल्टेज का हो या करंट का हो, वो हमेशा पाई आउट ऑफ फेस इसमें रहते हैं। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में करंट फेजर क्या होता है, सेम, लेकिन वोल्टेज फेजर क्या होगा, अलग अलग। तो दोनों में वोल्टेज फेजर का पाई डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल में वोल्टेज फेजर सेम हो जाएगा, तो डिफरेंट क्या होगा, करंट फेजर, और करंट फेजर में दोनों में पाई का आउट ऑफ फेज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे हम आराम से कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर अपने लिए अपना तरीका कुछ ऐसा स्मार्ट ढूंढ लें जिसमें हम आपस के कनेक्टिविटी से इनके नेचर को समझ लें, तो देखना क्वेश्चन कितने आसानी से होते हैं। हल्का सा वापस रिकॉल कर लेना, डीसी में दोनों का नेचर उल्टा चल रहा है। t इक्वल टू 0 पे एक अगर खुला होगा
एक ओपन होगा तो दूसरा आराम से अलाउ करेगा। t इक्वल टू इनफाइनाइट पर एक ओपन हो जाएगा, दूसरा आराम से अलाउ करेगा। यहां पे एसी में दोनों अपने लिए करंट और वोल्टेज के लिए झगड़ा करते हैं। सीरीज में झगड़ा करेंगे वोल्टेज के लिए और पैरेलल में झगड़ा करेंगे करंट के लिए, क्योंकि जो सेम होगा उसमें झगड़ा नहीं होगा। इसका मतलब जब इनका झगड़े में बैलेंस हो जाएगा तब रेजोनेंस हो जाएगा। और आपने पढ़ा होगा एसी सर्किट में रेजोनेंस, तो रेजोनेंस करने में झगड़ा करने वाले एलिमेंट कौन है? एल और सी। अगर इंडक्टर कैपेसिटर आपके एसी सर्किट में एलिमेंट हैं, थोड़ा स्लो बोलूंगा, इंडक्टर कैपेसिटर एल और सी झगड़ा करने वाले हैं, तो झगड़ा करने वाले जब होंगे तभी झगड़ा होगा और तभी रेजोनेंस होगा जब उनका मैच बैलेंस होगा। इसका मतलब मैं कभी नहीं कह सकता आरसी सर्किट में रेजोनेंस कब होगा। आरसी, एल तो है ही नहीं, रेजोनेंस की बात नहीं कर सकता। आरएल सर्किट में यहां सी नहीं है, रेजोनेंस की बात नहीं कर सकता। एलसी में यस दोनों झगड़ा करने वाले हैं, रेजोनेंस होगा। आरएलसी तीनों में एलसी है, हाँ झगड़ा करने वाले हैं, होगा। आरएल सीरीज में पैरेलल में सी, एल और सी झगड़ा करने वाले, होगा। आरएलसी तीनों पैरेलल में एल और सी हैं, झगड़ा करने वाले हैं, इसका मतलब होगा। तो यहां पे एक बात आ गई, हमेशा रटना मत कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। इसकी कंडीशन आपको देखना, अगर मैं कह दूं आरएल सीरीज में है और पैरेलल में सी है, किसी बच्चे लिख दिया एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। जब मैं बोलूं कि आरएल, अगर मैं आपका क्वेश्चन कर देता अभी हाल, आप इसको ऐसे रटना मत, मैं कह दूं क्वेश्चन में आर और एल सीरीज में है और पैरेलल में आपका ये है सी, रेजोनेंस तो होगा, लेकिन सीधे एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी मत कर देना, उसमें करना पड़ेगा। हम बोलेंगे इस ब्रांच की करंट, इस ब्रांच की करंट, उनको हम निकालेंगे और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी इतना सा हम केवल एक ओरल बात कर रहे हैं कि हमारे झगड़ा करने वाले एलिमेंट कौन है? एल और सी। अगर वो प्रेजेंट हैं तभी क्वेश्चन हमारा रेजोनेंस का हो सकता है। जरा इसको कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं, तब इजी लगेगा। हम थोड़ा सर्किट में चलते हैं, हम सर्किट में हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ध्यान सुनना, सर्किट में हमारा क्वेश्चन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पर हो। चलो यहां पे बात कर लूं कॉम्बिनेशन। आप बोलते हो कॉम्बिनेशंस, तो दो वर्ड आता है अगेन, सीरीज और पैरेलल। डायरेक्ट आपको दिख जाता सीरीज, तो कई बार पैरेलल ढूंढना पड़ता है कि ये दो चीज पैरेलल में कि कैसे हैं, और कई बार लगता है कुछ नहीं मालूम पड़ा कि कौन पैरेलल कौन सीरीज, तो आप जंक्शन को हल्का सा नोमेनक्लेचर कर दो, कोई भी नाम उनको एक्स वाई जेड, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है, ए बी सी मत लिखना, क्योंकि यहाँ कैपेसिटर होंगे तो सी से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा वर्ड लगता है लिख दीजिए, और फिर देखिए आपको ब्रांच मालूम पड़ जाएगी कौन सी दो ब्रांच पैरेलल में। कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, या और सिंपल बोलो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, इंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन। ये तो आपके तीन हो गए आपके 12 के अंदर। ऐसे आपने पढ़ा थर्मल रेजिस्टेंस, वहां आता है कंडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन, हीट कंडक्टिविटी। और जहां आपने पढ़ा स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। ऐसे आपने पढ़ा है पावर ऑफ बल्ब, तो बल्ब का कॉम्बिनेशन। आपने लेंस पढ़ा है, लेंस का कॉम्बिनेशन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन है उनको आप एक साथ कैसे देख सकते हैं, जरा देखिएगा। ये तो आपस वही बात आ गई, और ढंग से सर्किट एलिमेंट जो मैंने बोला था इसको दिखा दिया इस तरह से। आपका सी है टी इक्वल टू 0 पे, आर सी क्या था? शॉर्ट सर्किट, रेजिस्टेंस 0। इनफाइनाइट पे ओपन सर्किट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। एल के लिए टी इक्वल टू 0 पे आपको मालूम उल्टा हो जाएगा, ये ओपन सर्किट, और जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो शॉर्ट सर्किट। अब आपको मान लीजिए कोई भी कॉम्बिनेशन है, नॉर्मली कोई सीरीज पैरेलल, वो तो आपको आता है करना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए पार्ट ऑफ सर्किट है और इसमें आपसे पूछा जाए कि जंक्शन का पोटेंशियल क्या है, निकालना है, ऐसे आपके लिए कैपेसिटर हो सकता है, ऐसे आगे हीट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन के लिए हमको टाइम भी सेव करना है और हमको स्पेस जो रफ कैलकुलेशन है वो भी सेव करनी बच्चों, इसलिए हम वहां पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको डायमेंशन चेक कर लीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो अपने वोल्टेज वोल्ट वोल्ट हो जाएगा। ये आपका सिग्मा वी अपॉन आर का मतलब क्या है? मान लो आपको जंक्शन पे निकालना है पोटेंशियल, आपको R1 R2 R3 मालूम है, आपको ये एंड के पोटेंशियल V1 V2 V3 मालूम है, आपको Vj निकालना है। सीधे समेशन V बाई आर का मतलब V1 अपॉन R1, V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3, यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आराम से आप जंक्शन का निकाल सकते हैं।
ऐसे यहां पे Q इजिकल टू सी वी होता है कैपेसिटर में, तो Vj इजिकल टू समीशन सी वी अपॉन समीशन सी। सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं। अब आराम से इसमें C1 V1 प्लस C2 V2, अगर अपने पास 3 होंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C2 C3 V3, और आराम से आप नीचे C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। ऐसे आपका हीट रेजिस्टेंस का वहां पे कंडक्टिविटी चलती है, ये आपका तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया। यहाँ पे जंक्शन पे अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, एंड पे टेम्परेचर θ1 θ2 जनरली सेल्सियस में है, थीटा आपका यहाँ पे T हमको इसलिए नहीं दिखा रहे वरना T से टेम्परेचर का लफड़ा ना हो जाए, तो θ1 θ2 बेसिकली वही फॉर्मूला सिग्मा थीटा के अपॉन सिग्मा के। आपके लिए अगर 3 एलिमेंट हैं तो सिग्मा थीटा के में θ1 K1 θ2 K2 θ3 K3 अपॉन सिग्मा के K1 K2 K3, यानी तीनों के फॉर्मूले सिंपल हैं। इनको अब आराम से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी का भी आए, तीनों का क्वेश्चन एक जैसा मान के चलेंगे। बस मालूम है किसमें हमारे लिए समीशन ऑफ जंक्शन पे हम करंट जीरो करते हैं, आपको मालूम है जंक्शन पे हमारा करंट जीरो होगा, इस जंक्शन पे हम समीशन ऑफ चार्ज जीरो करेंगे, ऐसे वहां जो होगा तो हम समीशन ऑफ हीट करंट जीरो करेंगे। और जब करते हैं तो तीनों के आराम से फॉर्मूले बन जाते हैं। रेजिस्टेंस के केस में यह वाला फॉर्मूला, आपके कैपेसिटर केस में यह वाला फॉर्मूला, और हीट रेजिस्टेंस जो अपना अगला है उसमें समीशन के हिसाब से समीशन थीटा के अपॉन समीशन के। अब इनको क्वेश्चन करेंगे, जरा देखते हैं आगे। ये बात मैंने बोली थी, वापस से हमेशा हल्का सा इसको रिकॉल करते रहो करो। सीरीज, कोई भी सीरीज बोले, हमेशा सीरीज में वो डीसी सर्किट हो कि एसी सर्किट हो, हमेशा करंट या करंट फेजर क्या होगा, सेम होगा। और होगा किसका डिस्ट्रीब्यूशन, मालूम है वोल्टेज का, डिफरेंट भी क्या होगा, वोल्टेज। पैरेलल में आपके मान लो बल्ब पैरेलल में है तो पैरेलल वोल्टेज सेम होगा। आपके बल्ब सीरीज में है तो आपको मालूम है सीरीज में हर बल्ब में करंट क्या होगी, सेम होगी। तो जो वर्ड चल रहा है वो सीरीज पैरेलल, वो आपके हर तरह के कॉम्बिनेशन में चलेगा अगर वो एलिमेंट आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के फॉर्म में लग सकता है। मैंने बोला पैरेलल की सीरीज में आपने लेंस लगा दिए, तो सीरीज में लेंस का मतलब फिर वहां पे वो रे ऑप्टिक्स के हिसाब से पावर कैसे लिखी जाती है, बेंडिंग ऑफ रेस के हिसाब से वैसे लिखा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हमारा लगभग वैसे आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट बोल रहा हूं, रजिस्टेंस इंडक्टर को अलग कर दो, रजिस्टर इंडक्टर, यार देखिए कौन कौन से टर हैं, रजिस्टर इंडक्टर अलग कर दो। अब ले लो कैपेसिटर, उसके बाद ले लो आप थर्मल कंडक्टिविटी, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और यहां तक कि पावर ऑफ बल्ब। जरा देखें एक साथ ये कैसे कनेक्टेड हैं, इसको वापस लाएंगे पीछे अपन। दो एलिमेंट आर और एल इधर ले रहा हूं मैं, और इधर मैं ले रहा हूं कैपेसिटर, स्प्रिंग कांस्टेंट, कैपिटल के थर्मल कंडक्टिविटी और पावर ऑफ बल्ब। हल्का सा रिकॉल करिए, अगर ये हमारे पैरेलल में कैपेसिटर हो तो आपको मालूम है C1 प्लस C2, पैरेलल में स्प्रिंग हो तो K1 प्लस K2, पैरेलल में थर्मल कंडक्टिविटी हो तो K1 प्लस K2, और पैरेलल में बल्ब हो। यहां भी बच्चे हर बार सोचते हैं P1 प्लस P2, इसको समझना बच्चों ध्यान से। जब भी हम किसी बल्ब को लेते हैं तो बल्ब में एक आपके लिए वोल्टेज लिखा होता है कितने वॉट का, और दूसरा उस पर डिजाइन वोल्टेज होता है या रेटेड वोल्टेज होता है। एक सिंगल मान लो बल्ब है, इसको मैंने सप्लाई दे दिया, ये सप्लाई वोल्टेज Vs है, ये मेरा डिजाइन वोल्टेज है, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है। ये सप्लाई वोल्टेज मान लो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और अगर ये मान लीजिए 110 वोल्ट है। अभी तो एक ही बल्ब है भाई, कल समझाना चाह रहा हूं, सप्लाई वोल्टेज अगर डिजाइन वोल्टेज के बराबर है तभी आप बल्ब के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यूज कर सकते हो। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर सप्लाई वोल्टेज डिजाइन वोल्टेज के बराबर है, इसको अगर मैं Vs कह देता हूं,
अगर सप्लाई वोल्टेज डिजाइन वोल्टेज के बराबर है तभी आप बल्ब के कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले डायरेक्ट यूज कर सकते हो, सीरीज और पैरेलल वाले। पैरेलल में आपको मालूम है, आराम से कह दोगे पैरेलल पावर टोटल P1 प्लस P2, सीरीज में 1/PS 1/P1 प्लस 1/P2। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, इस पे बेसिक समझना, जो हमको सिली मिस्टेक ना हो जाए कंसेप्ट को अप्लाई करने में। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अगर सप्लाई वोल्टेज डिजाइन वोल्टेज के बराबर है, अब आराम से पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन P1 प्लस P2, सीरीज में 1/P1 प्लस 1/P2 इज इक्वल टू 1/PS। लेकिन कब? जब दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं होंगे। अभी देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है बल्ब का, बस ये देखो कि आपका सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है और दोनों बल्ब पे रेटेड वोल्टेज डिजाइन वोल्टेज 220 है। चेक किया केवल इन दोनों को, अब आराम से लगा सकते हो फॉर्मूला। अगर ये 110 लिख देता 110 तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, फिर मुझको इसका अलग से पावर निकालनी पड़ती, इसकी पावर अलग से निकालनी पड़ती, फिर सीधा पावर को जोड़ूंगा, जो भी पावर अलग से निकलेगी। अभी तो हमारा डायरेक्ट है, हमको मालूम है कि यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम है, तो सीधे जोड़ देंगे 100 प्लस 25 125। अगर मान लो यही क्वेश्चन इसको देखिए 110 डिजाइन वोल्टेज, जबकि सप्लाई वोल्टेज कितना है 220। हम भूलकर भी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। सीरीज के हिसाब से 1/P1 प्लस 1/P2, हमें अलग से इसकी पावर निकालनी पड़ेगी। और पावर बल्ब की क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के हिसाब से। तो हमें यहां पे पावर निकालनी पड़ेगी, यहां पे पावर निकालनी पड़ेगी, दोनों जोड़ना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हो गया इसमें? बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस पे कैसे ट्रांसफर हो गया यार? इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर रहा हूं नीट के हिसाब से, काफी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन मार्क करूंगा कुछ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर। अब देखिए आप, लिखा है इसके अंदर यूज नहीं कर सकते क्योंकि बल्ब का रेटेड वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर नहीं है। अब इस समय हमको दोनों बल्ब के लिए ये देखना है कि साहब इस समय दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं। जब दोनों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो वोल्टेज दोनों को मिलेगा आधा आधा, यानी कि बराबर बराबर। तो 220 का इसको भी मिल गया 110, इसको भी मिल गया 110। अब आप देख सकते हो जैसे इसको अब जो वोल्टेज मिला वो इसके डिजाइन वोल्टेज के बराबर मिल गया, इसको भी डिजाइन वोल्टेज के बराबर, तो ये भी पावर कंज्यूम 50 करेगा और ये भी 50 करेगा। मैंने कहा था डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकालने पर ये भी 50 वॉट दे रहा है, ये भी 50 वॉट दे रहा है, तो हमारी आराम से दोनों की पावर, ये मैं फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर रहा हूं, पहले बल्ब की पावर भी 50 वॉट, दूसरे की भी 50 वॉट, टोटल पावर कितनी 100 वॉट। मैंने इसमें कोई फॉर्मूला P1 प्लस P2 नहीं लगाया क्योंकि पैरेलल नहीं है, और ना सीरीज का 1/P1 प्लस 1/P2 लगाया है क्योंकि दोनों फॉर्मूले यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। आप समझ रहे होंगे बात को, ये बात कितनी छोटी कितनी मोटी हो गई। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज रेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं है, डिजाइन वोल्टेज के बराबर नहीं है, तो आप बल्ब कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी
सीरीज कॉम्बिनेशन हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, वहां आपको अलग अलग उनकी पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, इसमें डायरेक्ट नहीं मालूम पड़ता कि कौन सा बल सीरीज में कि कौन सा पैरेलल में। मैंने अभी आपसे कहा था कुछ जगह आपको लगेगा डायरेक्ट सीरीज दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, डायरेक्ट दिख रहा है पैरेलल ब्रांच, नो प्रॉब्लम, लेकिन जहां आपको लग रहा है मालूम नहीं पड़ा कौन सीरीज कौन पैरेलल, तो इसका तरीका क्या है, आप जंक्शन पे नॉमेनक्लेचर करिए। ये जंक्शन दिखा, मैंने इसको एक्स बोला, अभी तक ये एक्स ही है, ये एक्स, ये भी एक्स, बीच में बल्ब आ गया, इसको मैंने वाई माना, ये वाई तो ये भी वाई, ये वाई तो ये भी वाई, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। जैसे मैंने इसको नॉमेनक्लेचर किया, अब देखिए आप, अब आपको दिख रहा होगा हर बल्ब के कनेक्शन के दो एंड्स किस में है, इसका ये बल्ब 40 वॉट का B1 इधर x इधर y, B2 देखते हैं इधर x इधर y, ये x और ये y, B से देखते हैं ये x और ये y, B4 देखते हैं ये भी x ये भी y। इसका मतलब ये चारों बल्ब के एक पॉइंट तो x पर है और दूसरा टर्मिनल पॉइंट कनेक्शन में y पर है। समझ गए होंगे, ये चारों बल्ब वास्तव में किस में है, पैरेलल में है। जब चारों बल्ब पैरेलल में है और अगर हमको यहां पर वोल्टेज नहीं दिया जाए, यहां भी वोल्टेज नहीं दिया जाए, एक बात सुन लीजिए ध्यान से, मैंने यहां भी वोल्टेज नहीं लिखा डिजाइन वोल्टेज और यहां भी सप्लाई नहीं लिखा, फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक तरीका होता है कुछ नहीं बोला जाए तो हम अपनी सुविधा के लिए वही मान लेंगे, इसका मतलब हमारा सप्लाई वोल्टेज डिजाइन वोल्टेज के बराबर है, और जब ये इसके बराबर है तो हम आराम से कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आराम से P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 आप जोड़ सकते हैं इसको, इसकी पावर इस पर लिखी रह गई, ये चारों आप बल जोड़ेंगे तो इसकी पावर यहां पे है 60, ये 60 है, एक मिनट, 40, 100, 60, 200, ये 100, ये इसके लिखने रह गई थी। तो ये आपका B1 B2 B3 B4 चारों के चारों पैरेलल में, तो आराम से आपने ये निकाल लिया। और जब आपके पास टोटल आपके पास ये आ गई पावर, तो आराम से आपका वोल्टेज कितना है 220 और पावर इज इक्वल टू आपको मालूम वोल्टेज इनटू करंट। अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स कितनी करंट दे रहा है और जितनी करंट देगा वो अमीटर की रीडिंग हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन और बन गया, रीडिंग अमीटर की क्या होगी, टोटल आपके पास पावर आ गई, वोल्टेज आपके पास है, पावर कितने है जुड़ के 400 वॉट, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। हमें नहीं दिया तो हमको मानना पड़ेगा जो हमारा डिजाइन वोल्टेज घर पर मिलता है। इंडिया में सप्लाई वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, कितनी फ्रीक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज पर, तो हम आराम से सप्लाई वोल्टेज को लेके, अगर उसने क्वेश्चन पूछा करंट का तो हम वहाँ 220 मान के आराम से करंट को P/V करके निकाल सकते हैं, जैसा भी यहाँ निकाला है। अभी सर्किट में कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन के पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया सर्किट का, एक ये बड़े सर्किट का पार्ट है जिसमें यहाँ पे तीन आपके पास अलग अलग EMF हैं, उनके रेजिस्टेंस इंटरनल मान लीजिए R1 R2 R3, तीन ब्रांच में अलग अमीटर A1 A2 A3 लगा रखें, आपको इनकी रीडिंग निकालनी है। अब एक बार तो लगता है क्वेश्चन कैसे करेंगे, हल्का रिकॉल करिए, आपके EMF का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अगर हम इनको E1, इसको E2, इसको E3, इसको R1, इसको R2, इसको R3 मान लें, तो हम आराम से पहले इसका नेट इफेक्टिव EMF निकाल लेंगे। शायद आपको ध्यान हो, इससे याद आ जाए, E इफेक्टिव बराबर समेशन E/R अपॉन समेशन 1/R, यानी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। अगर E1 अपॉन R1 करूंगा तो 2, E2 अपॉन R2 4 अपॉन 2 2, और E3 अपॉन R3 6 अपॉन 3, ये भी 2। और डेटा आपको सिंपल दे रखे हैं, अपॉन 1 अपॉन 1 दैट इज 1 अपॉन 1 1 ही हो गया, 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 3। एलसीएम यहां पे 6 आ जाएगा, 6 प्लस 3 ऊपर तो हो गया 6, यहां कर लेते हैं,
और नीचे आपका हो गया 6 + 3 + 2 अपॉन 6। ये हो गया ऊपर जाके 6 × 6 36 अपॉन 11, 36 अपॉन 11। ये इफेक्टिव ईएमएफ आ गया। अब अगला स्टेप है इफेक्टिव ईएमएफ। तो आगे आप करंट कैसे निकालें? तो आपको इफेक्टिव ईएमएफ का मतलब हर का ये हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल के हिसाब से ये मेरा प्लस है, और ये के हिसाब से मान लीजिए इसको अगर मैं कहता हूं x, तो ये हाई पोटेंशियल है, इसको y तो लो पोटेंशियल है। तो Vx माइनस Vy, ये Vx माइनस Vy क्या है? वास्तव में नेट ईएमएफ है। और जब ये हमारे पास आ गया, अब आराम से हम इस ब्रांच में x से y के बीच में किरचॉफ का करंट रूल लगा सकते हैं, x से y के बीच में इस सेकंड ब्रांच में भी किरचॉफ का करंट रूल लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगा सकते हैं। तो आपको अगर x से y जा रहे हो तो किरचॉफ केवीएल लगा लो, इधर भी x से y केवीएल लगा लो, इधर भी x से y केवीएल लगा लो। तो आपको ये लगाना आता है। आराम से अगला स्टेप कैसा होगा आप देख सकते हो। मैं x से स्टार्ट करूंगा, मैं लिख सकता हूं, अगर मैं मान रहा हूं करंट इसकी हर के ऐसे जा रही है, ये करंट I1, ये करंट I2, हम अपने मन से करंट एक्शन एज्यूम कर रहे हैं। अगर एज्यूम करने के बाद I2 का साइन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब करंट यहां पर जंक्शन की और ट्रेवल करेगी, जंक्शन अवे नहीं जाएगी। I1 का साइन पॉजिटिव आया यानी कि अवे फ्रॉम x, I3 का साइन मान लीजिए नेगेटिव आ गया, इसका मतलब अगेन टूवर्ड्स x हो जाएगी। तो ये हमने I1, I2, I3 मान के देखते हैं इनका साइन क्या आता है। अब अप्लाई कैसे करना है? केवीएल x से y, ऐसे केवीएल x से y, ऐसे केवीएल x से y, एक को अप्लाई करते हैं, एक मैं निकालता हूं, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं। ये हमारी वैल्यू ईएमएफ की हमको यूज करनी है 37/11। इसको मैं यूज करने के लिए केवल रह रहा हूं, बाकी हटा देता हूं। ये Vx माइनस Vy ये आपका हो गया 36/11, दैट इज इफेक्टिव ईएमएफ। अब मैं एक अप्लाई कर रहा हूं x से y, केवीएल अप्लाई कर रहा हूं x से y। आपको मालूम है दोनों तरह के आपके जंक्शन रूल और एक किरचॉफ का वोल्टेज रूल, हम कहीं से कहीं जा सकते हैं और क्लोज मेश में वहीं के वहीं आ सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं कहीं से कहीं x to y, जहां से स्टार्ट किया वहां मान लिया पोटेंशियल Vx, चले बाद में -2, करंट डायरेक्शन में हाई टू लो ड्रॉप क्या हो गया नेगेटिव, तो -1 × I1 और पहुंच गए y पर Vy। इधर Vy को लेके दोनों जाके प्लस हो जाएंगे, Vx आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, Vx माइनस Vy दैट इज वैल्यू हमको मालूम 37/11, उधर ये 2 + I1, ये हो गया हमारा 36/11, 2 + I1, 2 इधर आके 36/11 -2, ये हमारा हो गया 2 + I1 के हिसाब से I1 = 36/11 -2, एलसीएम लिया 36 - 22 दैट इज 14/11। तो आपकी I1 करंट यानी कि रीडिंग ऑफ अमीटर A1 14/11 एम्पियर। ऐसे आप A2 A3 निकाल सकते हैं। ये आपका पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तीनों की निकाल ली रीडिंग A1 A2 A3। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से कोई भी एक चीज पूछे हम उसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट के हिसाब से बेसिक नॉलेज क्लियर है, हमको केवीएल का साइन कन्वेंशन मालूम है, हमको मालूम है कि करंट डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव IR होगा, हम जब भी किसी सप्लाई के हिसाब से किसी भी बैटरी पे जा रहे, सेल पे जा रहे, अगर उसका बाद में नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, बाद में नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, बाद में नेगेटिव आ रहा है तो माइनस साइन आएगा।
तो हम उसके हिसाब से आराम से साइन कन्वेंशन का ध्यान रख के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, जो ये आपका A1 अपन ने निकाला था 14/11, अब ऐसे आराम से A2 भी और A3 भी निकाल सकते हैं। और ये अपन ने जो यूज किया है E इफेक्टिव इज इक्वल टू, वो अपन ने यूज किया। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आ चुका, आपके एम्स में आया क्वेश्चन। हम जनरली सोचते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उसमें जो इलेक्ट्रोड है उनका रेजिस्टेंस हमेशा नॉन ओमिक होता है, ऐसा नहीं। अगर आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट उसका सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोड्स में डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगे। और जब भी इलेक्ट्रोड, आपका जो इलेक्ट्रोड है अगर सॉल्युबल है तो हमेशा रेजिस्टेंस ओमिक होगा। जब भी सॉल्युबल इलेक्ट्रोड होगा रेजिस्टेंस कैसा होगा, ओमिक रेजिस्टेंस होगा। इंपॉर्टेंट कर लेना, एक बार एम्स में आया क्वेश्चन है। और जब इलेक्ट्रोड डिसॉल्व नहीं होगा तो हमेशा वो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस होगा। अगर ये कार्बन के हो जाएंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, सॉरी, अगर ये कार्बन के होंगे तो डिसॉल्व नहीं होगा तो नॉन ओमिक हो जाएगा। और जब डिसॉल्व नहीं होगा तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। अभी अपने 3 एलिमेंट चल रहे हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर में कोई सा भी क्वेश्चन करूं, बेसिक बातें चल रहा, बस सीरीज, पैरेलल, वोल्टेज, करंट, किस में सेम, किस में क्या, और बेसिक फॉर्मूला आपको मालूम छोटे छोटे, उनको अप्लाई करना है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देख के क्या पूछ लिया, ऐसा नहीं। ये सब हाथी के दांत केवल डराने के होते हैं, खाने के नहीं। अब मैंने आपसे बोला, मान लो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो रहा है इस तरह से, कैपेसिटर में वोल्टेज फिगर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उसमें से होने वाली करंट का वेरिएशन बताइए। अब बताओ करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq/dt, लेकिन कैपेसिटर में Q क्या होता है, CV। तो मैं सीधे स्टार्ट करूंगा, Q इज इक्वल टू CV, I इज इक्वल टू dq/dt, C कांस्टेंट है dV/dt, और dV/dt अब देखिए ग्राफ कैसा है, शायद ये साइनसोइडल है, साइन कर्व है। तो अगर इसको मैं लिखूं तो यहां पे लिख सकता हूं V इज इक्वल टू एज ए V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। और जब मैं इसका dV/dt करूंगा तो आप देख सकते हो V0 ओमेगा cos ओमेगा टी, और आराम से आप उसको dV/dt रख दोगे तो आपका ये आ जाएगा कि आप कैपेसिटर में करंट किस तरह चेंज हो रही है। ये फंक्शन पीरियोडिक है साइन के हिसाब से, और ये भी अगेन पीरियोडिक लेकिन कोसाइन के हिसाब से, cos ओमेगा टी। छोटे छोटे से टाइनी क्वेश्चन हैं, बहुत स्मूथ क्वेश्चन हैं, मेक इट इंपॉर्टेंट। जरा इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। दो जगह अर्थिंग कर रखी है, अर्थिंग समझ गए आप, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। ये यहां पे आपके पास सेल या बैटरी मान लो 25 वोल्ट, रजिस्टर अननोन है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि पूरा सीरीज, ये पार्ट जो भी दिख रहा है सीरीज वाला पार्ट है, अभी तक कोई जंक्शन नहीं यहां पर, ये 10 ओम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। सबसे पहले देखिए सर्किट में आपके पास केवल बैटरी वोल्टेज कितना है 25, रेजिस्टेंस कितना है R1 + R2 R + 10, तो करंट क्या हो जाएगी I इज इक्वल टू सीधे 25/R + 10, ये लिख दिया करंट। लेकिन करंट की वैल्यू दे रखी कितनी 2 एम्पियर, तो इक्वल टू 2। आराम से आप देख रहे हो यहां से क्या निकल गया आपका R। तो हो सकता है सीधा पहला क्वेश्चन हो जाए कि आपका R क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके नीट के हिसाब से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कुछ कि भाई इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो एक बार करंट आ गई तो I × R कर दिया। 10 ओम के लिए कितना होगा, तो आप कुछ भी निकालना चाहे और भी पूछ सकते हैं, जो भी, जैसे मैंने पूछा X और Y के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो I × R, R मिल गया आपको 2 × तो आप आराम से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 2.5, 2 × 2.5 5। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कैसा है। ये मान लो आपके पास अलग अलग 3 तरह के वोल्टेज के एलिमेंट हैं, ये इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और ये एक सर्किट का सिंपल सा सीरीज की एक लाइन है। और आपको मालूम सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, लेकिन हर में अपने हिसाब से एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिसाइड होगी। और आपको मालूम है, आपने पढ़ा है पावर के हिसाब से, पावर इज इक्वल टू सीरीज के हिसाब से I² R होता है। इसमें अपने पास पावर है, R है, मैं हर की मैक्सिमम करंट की वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करूंगा। हर के अलग अलग मैक्सिमम करंट को कैलकुलेट कर लिया। R1 में मैक्सिमम कितना 10,
R2 में कितना निकाल सकते हैं अपन आराम से, इतना सा करना है, केवल P/R का अंडर रूट करना है और कुछ नहीं करना है। करंट जो मिली एम्पियर में उसको आपका एम्पियर में या जो भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसको आपको ओम में कन्वर्ट करना है, तो आपके हिसाब से किलो से करंट अपने मिली एम्पियर में आ जाएगी। अब देखिए आपकी I1 की वैल्यू, तीनों की करंट की वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक की आ रही कितनी, R1 में आ रही है 10 मिली एम्पियर, R2 में आ रही है 5 मिली एम्पियर। ये अलाउबल है, इसको इंडिविजुअल के हिसाब से 10 मिली एम्पियर अलाउ है, इसको 5 मिली एम्पियर अलाउ है, इसको 1 मिली एम्पियर अलाउ है, तीनों को सीरीज में लगा दिया और क्वेश्चन आपसे पूछा बताओ इस लाइन में मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है। हम जानते हैं सीरीज में करंट क्या होती है, सेम, सीरीज में करंट सेम होती है, इसका मतलब मैक्सिमम अलाउ क्या है, जो इसमें सबसे दिख रही है मिनिमम कौन सी, 1 मिली एम्पियर। इससे ज़्यादा अगर हमने फ्लो कर दी तो जो डिवाइस उस करंट को बियर नहीं कर सकता वो डैमेज हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इन तीनों के हिसाब से अलग अलग करंट निकाल ली जिनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम परमिशन वैल्यू थी। आप देख सकते हो इस लाइन के लिए करंट 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम अलाउ होगी। अब अपन कुछ क्वेश्चन वो करते हैं जिसमें अपने एल और सी के जो एलिमेंट हैं उनको ध्यान करो, रिकॉल कर लो। आगे बढ़ो उससे पहले समझना, इस बैटरी में हमारे पास जो भी करंट फ्लो हो रही है ये हमारा एल है। आपको मालूम है t=0 पर ये कहता है आर एल क्या, ओपन यानी कि इनफाइनाइट, और t=इनफाइनाइट पर यानी स्टेडी स्टेट पर आर एल क्या, शॉर्ट सर्किट यानी कि 0। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, सॉरी इस सर्किट में स्टेडी स्टेट में बैटरी से करंट कितनी फ्लो होगी। जब मैंने बोला एज ए स्टेडी स्टेट, इसका मतलब मुझे इस केस को यूज़ करना है। जब मैं इसको केस को यूज़ करूंगा तो आर एल क्या हो जाएगा, 0, ये सिंपल वायर हो जाएगा यानी कि शॉर्ट सर्किट। जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरी करंट यहाँ से फ्लो होगी, इसको करंट नहीं मिलेगी। अब आप देख सकते हो ये करंट फ्लो ऐसे बन रहा है, तो केवल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, तो सर्किट रेजिस्टेंस केवल क्या हो गया, 2 ओम। वोल्टेज कितना है, 10, तो करंट 10/2 दैट इज कितनी, 5 एम्पियर, और इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, इसलिए 3 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको देखिए। केवल आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। अगेन एलिमेंट देखो, अभी भी इसमें यहाँ पे एल है, आर है और ये है। किसी इंस्टेंट पर V0 = 1 वोल्ट। आपको मालूम है इस ब्रांच में टाइम के साथ करंट चेंज हो रही है, टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है, क्योंकि ये आपका RL टॉपिक पढ़ा आपने, RL DC सर्किट। ये RL दोनों एलिमेंट सीरीज में है, लगातार इनका एलिमेंट के अंदर यहाँ पे करंट चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो आपसे बोला किसी टाइम की वोल्टेज V0 कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया है। उस इंस्टेंट पर 5 ओम से फ्लो होने वाली करंट, इसमें करंट पूछिए आप, इसमें आपसे करंट पूछिए और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। अब पहले देखिए ये दोनों ब्रांच क्या हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहां 1, तो यहां भी कितना, 1 वोल्ट। ये दोनों का पैरेलल इसके सीरीज में है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल वोल्टेज कितना है, 2, तो अगर इनका 1 है तो 1 वोल्ट यहां आ गया। आपस देखना, ये 1 वोल्ट दिया, ये दोनों पैरेलल में, बस सर्किट में ये सोल्व करना, ये दोनों पैरेलल में ब्रांच है, मुझे मतलब नहीं कौन सा एलिमेंट, ये दो ब्रांच पैरेलल में, पैरेलल वोल्टेज क्या होता है, सेम। अगर यहां 1 वोल्ट तो यहां भी कितना, 1 वोल्ट। अब ये वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है तो इनका जो भी इफेक्टिव पैरेलल आया वो इसके सीरीज में, और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो 2 वोल्ट का 1 तो यहां हो गया, कैसे, क्योंकि 1 यहां पर है तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1 यहां पर आ गया। अब आप देख सकते हो 1/1 करंट कितनी, 1 एम्पियर, 1/2 करंट कितनी, 0.5 एम्पियर। क्या चलता है, और यहां पे कितनी आ गई, 0.5 एम्पियर।
अब बताओ क्या चिन्ह निकाल सकते हैं आप? आराम से 0.5 इंटू 0.5 इसका वोल्टेज आ जाएगा 0.25। 1 में से 0.25 चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज। अब आपसे जो पूछे, क्या पूछा है? करंट कितनी? 0.5 ओम से पास होने वाली करंट कितनी आ गई? 0.5 एम्पेयर। एक आंसर तो ये हो गया। और दूसरा, इंडक्टर के पास वोल्टेज कितना? तो यहाँ 1 में से 0.5 इंटू ये कितना हो गया? 0.25। तो 1 में से 0.25 गया तो यहाँ कितना आ गया? 0.75 वोल्ट। यार देखिए आंसर क्या है। ये आ गया आपका एक तो करंट की वैल्यू 0.5 और वोल्टेज 0.75। अपने बात कर रही थी कि झगड़ा करने वाले होने चाहिए। यहाँ क्वेश्चन ने पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट क्या होगी ऑसिलेशन की। आप देख रहे हो यहाँ पे दो एलिमेंट इंडक्टर, दो एलिमेंट ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस एक जैसे होते हैं सीरीज में, तो सीरीज में Ls कितना हो गया? L1 प्लस L2 3L। और पैरेलल में कैपेसिटर क्या होते हैं? C1 प्लस C2, तो Cp पैरेलल इफेक्टिव क्या हो गया? 3C। व्हाट विल फ्रीक्वेंसी? आपको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 1/, के हिसाब से अंडर रूट LC, L इफेक्टिव और C इफेक्टिव, 3C। और अगर फ्रीक्वेंसी करनी है तो अपन यहाँ पे 2 पाई करके ऐप भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कर रहा हूं तो 2 पाई और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई। L इफेक्टिव, ये इफेक्टिव, तो 3 इंटू 3 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 इंटू 2 इट इज 6 पाई, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। वन अपॉन 6 पाई रूट LC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एसी में ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं। वोल्टेज करंट V इज इक्वल टू 10 cos ओमेगा टी, और करंट है साइन फॉर्म में ओमेगा टी प्लस 30। सबसे पहले जब भी आपको फेज डिफरेंस निकालना है क्या करना चाहिए? दोनों का फॉर्म एक जैसा होना चाहिए। अगर साइन इसको भी हम साइन में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 10, क्वेश्चन क्या पूछे से बाद में सोचेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 या 90 डिग्री। अब आराम से दोनों के फॉर्म साइन में हो गए, वोल्टेज भी साइन के फंक्शन में आ गया, करंट भी साइन के फंक्शन में। ये ओमेगा टी प्लस 30, ये ओमेगा टी प्लस 90, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 90 माइनस 30, तो फेज डिफरेंस हो गया अपना 60 डिग्री। पूछा क्वेश्चन है पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। सर्किट यहां पर आपके पास एसी है और आपको मालूम है एसी सर्किट में पावर क्या होती है? VRMS IRMS कॉस ऑफ फेज डिफरेंस, इसको मैं डेल्टा 5 बोलूं 5 बोलूं, दैट इज पावर। अब यहां पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बोला VRMS IRMS, इनको हम RMS वैल्यू भी बोलते हैं, ऐसे आपको नॉलेज में मालूम होगा, इसको अपन इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इसको वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं। RMS बोलो, इफेक्टिव बोलो या वर्चुअल बोलो। अभी हम फॉर्मूले बोल रहे हैं, कुछ नहीं लिखा तो RMS VRMS IRMS। व्हाट इज RMS? V0/√2 I0/√2। V0 आपको दिख रहा है कितना है? 10, I0 कितना है? 5, 10/√2 5/√2, और cos 5 में ये कितना? 60। तो आपने आराम से इसको लिखा 10/√2, आगे सॉल्व कर लोगे। V0/√2 I0/√2 कितना? दैट इज 5/√2, और cos 5 दैट इज cos ऑफ 60 डिग्री। ये पावर होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए अब थोड़ा सा सर्किट के क्वेश्चन काफी हो गए, वैसे और हम क्वेश्चन ले सकते हैं लेकिन अभी थोड़ा चेंज करें। ये सर्किट आपके हर तरह क्वेश्चन हो गए। अब लेते हैं आपका दूसरा एक टॉपिक जिसमें अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। बच्चों को इसमें दिक्कत आती है रे ऑप्टिक्स में, कुछ भी क्वेश्चन करें 3 बातें ध्यान रखना। एक तो रे ऑप्टिक्स में बच्चों ये आपको मालूम पड़ जाता है क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन का है कि रिफ्रैक्शन का है, क्योंकि जहां बोला मिरर रिफ्लेक्शन, जहां बोला कोई स्लैब है, कोई प्रिज्म है, कोई लेंस है, स्फेरिकल सरफेस है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है,
यानी कि रिफ्रैक्शन। दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन, रे की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स, इसमें कुछ भी आगे बढ़े, कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जहां आपने साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखा तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं हल्का तरीका बता रहा हूं कि आप जब रे डायग्राम देख रहे हो तो बस मन में मस्ती चलो, अरे रे तू कहां जा रही है रे, तेरे पीछे चलना होगा, मारा मारा रे, मतलब फॉलो करना पड़ेगा। क्या मालूम कब बाउंस बैक होकर वापस मीडियम में आ जाए यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाए, और कब दूसरे मीडियम में समा जाए यानी कि रिफ्रैक्शन हो जाए। बाउंस बैक होकर आने का मतलब रिफ्लेक्शन और दूसरे मीडियम में जाने का मतलब रिफ्रैक्शन। बात मस्ती की है केवल। अब इससे हमारा साइन कन्वेंशन हमको जब भी अप्लाई करना है तो आपको ये तो मालूम है कि नोन को साइन देना, अननोन अपने आप साइन से निकलेगा। मेरा यहां पे आता सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह से, ये तो आपकी सिंपल सी बात है, दो वर्ड होते हैं डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। जब आप मिरर पढ़ते हो तो स्फेरिकल मिरर में जो आपका कॉन्केव मिरर है वो आपको मालूम है कन्वर्जिंग मिरर है, और जब लेंस में जाते हो तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग मतलब जो रेस को एक जगह फोकस करके मिला दे। और जहां अपन डाइवर्जिंग वर्ड की बात करें, जब आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर है, और उधर कॉन्केव लेंस है वो भी डाइवर्जिंग लेंस है। कुल मिला के लाइट रे को बेंड करना या तो कन्वर्ट के हिसाब से मिलाना, कन्वर्ज करना, या उसको डाइवर्ट करना, ठीक है। और जो एलिमेंट वो कुछ भी हो, अगर वो जितना ज्यादा लाइट रे को बेंड करेगा वो उसकी बेंड करने की पावर कहलाती है, जिसको हम पावर ऑफ कभी मिरर बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, ये चीज है। तो मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस तब दूंगा जब न्यूमेरिकल करूंगा। अभी छोटी सी बात कर रहा हूं, कुछ देर मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन केवल मालूम करना है, इसमें बेस्ट क्वेश्चन बनाना है, तो हमारा सबसे अच्छा क्वेश्चन रिफ्रैक्शन में बनता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, TIR में। अब ध्यान आ रहा है TIR, जैसे बोलते हैं TIR तो आपको दो कंडीशन मालूम है कि फर्स्ट लाइट रे शुड बी प्रोपोगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सेकंड इन डेंसर मीडियम एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन मीडियम कपल। जो भी मीडियम पेयर है रे डेंसर का, उसका जो एंगल क्रिटिकल एंगल है θc से अपन बताते हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन θc। अगर ऐसा है तो वहां पे TIR हो सकता है। अब जब TIR करने में हम क्वेश्चन में व्हाइट लाइट लाते हैं तो व्हाइट लाइट मतलब वहां पे स्पेक्ट्रम विबग्योर आ जाएगा, तो वहां पे आपके दो एंड कलर वायलेट और रेड, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा किसका TIR होगा और किसका नहीं होगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन TIR का लेता हूं, जिससे बात अपने अगर एक क्वेश्चन केवल मुझे लेना हो तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन एक TIR का लूंगा। ये मान लीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, काफी अच्छा क्वेश्चन। इसमें हमसे पहले सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि ये प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, ये इसका प्रिज्म एंगल मान लीजिए 45 डिग्री, सपोज ये 45 डिग्री है। यहां से व्हाइट लाइट जिसमें वो सातों कलर है, अंदर बाद में जब ये डेंसर टू रेयर जारी है, यहां प्रिज्म का ग्लास और यहां पे एयर, तो ये डेंसर और ये रेयर। तो पहली बात हो गई डेंसर टू रेयर, पहली कंडीशन पूरी हो गई। इसमें से एक कलर अंदर TIR हो गया, दूसरे का नहीं हुआ, तो आपसे पूछा ये X और ये मान लो सपोज Y लिख देता हूं Y। इसमें X और Y कौन से कलर होंगे? नो डाउट एंड वाले कलर हैं, एक वायलेट हो सकता है, एक रेड हो सकता है। हमको देखना है वायलेट रेड में से क्या। अब इसमें कई बार बच्चों को ध्यान देता है किसका म्यू ज्यादा होता है, किसका मतलब लैम्डा मालूम है कि लैम्डा रेड का ज्यादा है, वायलेट का सबसे कम है। एक सिंपल तरीका है, कभी भी आपको इसमें चीज को ट्रिक से याद करना हो तो हमेशा एक मान लीजिए डायमंड आप ले लीजिए, डायमंड आपके पास है, डायमंड को कभी भी देखिए तो आप जहां देख रहे हो तो हमेशा आपको लगा आपका ब्लू लाइट
वायलेट या ब्लू लाइट आपको दिख रही है, इसका मतलब वो लाइट वापस आपके पास आ रही है, इसका मतलब सबसे पहले वायलेट का TIR होगा, और वायलेट का लैम्डा क्या होता है, मिनिमम। तो जिसका लैम्डा सबसे कम होगा उसका नो डाउट म्यू सबसे ज्यादा होगा, और जिसका म्यू ज्यादा होता है उसकी बैंडिंग सबसे ज्यादा होती है। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा बैंडिंग किसकी हो रही है, जो लाइट अंदर आ रही है सबसे ज्यादा बैंड हो रही है, सबसे कम बैंड हो रही है। तो जो सबसे ज्यादा बैंड हो रही है वो वायलेट होनी चाहिए, और जो सबसे कम बैंड हो रही है वो रेड होनी चाहिए। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं बैंडिंग के हिसाब से तो ये वायलेट होना चाहिए, रेड होना चाहिए। और अगर हम TR के हिसाब से बोले तो मैं यहां पे कह सकता हूं जिसका लैम्डा सबसे कम यानी कि वायलेट, उसका म्यू सबसे ज्यादा, जिसका म्यू सबसे ज्यादा उसकी बैंडिंग की चांसेस सबसे ज्यादा, और जिसकी बैंडिंग की सबसे ज्यादा चांस है उसका TIR सबसे पहले होगा। इसको दिमाग में बिठाओ। जिसका लैम्डा सबसे कम, लैम्डा मिनिमम किसका है, वायलेट का, जिसका लैम्डा मिनिमम है उसका TR सबसे पहले होगा यानी कि वायलेट का, और जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा यानी कि रेड, उसका सबसे लास्ट में होगा। अब किसका होगा नहीं होगा ये हमें क्वेश्चन के जो डेटा दे रखे उससे करना होगा। अब आपको मालूम है हमारी कंडीशन दूसरी क्या होती है, जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। अब मैं दोनों साइड लूंगा साइन 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 थीटा सी, और साइन थीटा से आपको मालूम है 1/μ होता है, तो साइन आई तो 45 है। कैसे 45 वो दिख रहा होगा आपको, ये है तो ये भी 45, तो ये 45 समझ गए होंगे। ये 90, ये 90 माइनस ए, ये पूरा यहाँ पे नॉर्मल से 90 है, अगर 90 माइनस ए है तो ये भी कितना हो गया ए, और ए यहाँ पे इस समय क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई। तो साइन 45 साइन थीटा सी दैट इज 1/μ, यानी कि म्यू की वैल्यू उल्टा घुमा के बोल दीजिए, इससे जवाब आ रहा है म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन 45। उसी का TIR होगा जिसकी म्यू की वैल्यू साइन 45 यानी कि 1/√2, यहां से म्यू की वैल्यू उल्टा हो जाएगा 1/√2 यानी कि सॉरी 1/sin45 सॉरी, तो म्यू की वैल्यू हो गई √2 से ज्यादा। sin 45 इज मोर देन 1/μ, तो म्यू इज ग्रेटर देन 1/sin45 यानी कि √2। अब जिसकी वैल्यू √2 से ज्यादा होगी म्यू की उसका ही TIR होगा। आपको दे रखा है वायलेट का म्यू 1.43, रेड का म्यू 1.39, येलो का 1.414। जिसका √2 से ज्यादा होगा, इसका जिसका जस्ट हो रहा है इसका मतलब ये हो जाएगा। तो अगर ये कलर भी पूछ लूं मैं आपसे ये कौन सा है, तो इसको आप बोल सकते हो येलो, येलो कलर। वाई लाइट जो बोला है, नाम बोला है वाई और एक्स, वो तो हो गया रेड और वायलेट, और अगर जो बिल्कुल अलोंग द सरफेस है वो येलो हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको 1.414 दिख रहा है। तो वायलेट इसका तो होगा TIR, इसका TIR रेड का नहीं होगा। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन TIR कैसा बन सकता है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले तो सबसे अच्छा होता है सिल्वर लेंस। कोई लेंस है उसकी एक सरफेस को सिल्वर कर दें, तो लेंस विद वन सरफेस सिल्वर्ड। अब सिल्वर लेंस कर दिया तो आपको मालूम है जब ऐसे क्वेश्चन करते हो हल्का सा नॉलेज को लिंक करिए, कुल मिलाकर वो एक मिरर की तरह काम करेगा। अब यहां पे आपके पास एक हल्के से ट्रिक बन सकती है कि सिल्वर लेंस हमने कॉन्वेक्स का एक सरफेस को सिल्वर किया है या हमने कॉनकेव लेंस के एक सरफेस को सिल्वर किया है। हल्का सा अपनी नॉलेज रिकॉल करिए, जब हम सिल्वर लेंस करते हैं तो कुल मिला के चीज मिरर की तरह काम कर रही है। अब या तो वो मिरर कॉनकेव हो सकता है मिरर, या हो सकता है वो कॉन्वेक्स। अपन इसमें एक ट्रिक लाते हैं इस तरह से, अगर आपका सिल्वर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग, तो हमेशा वो नेचर के हिसाब से कॉनकेव मिरर बनेगा, इसका मतलब कन्वर्जिंग ही नेचर रहेगा। और आपको मालूम है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है हमारे साइन कन्वेंशन में, नेगेटिव।
अगर हमारा कॉन्केव लेंस सिल्वर्ड किया है तो वो डाइवर्जिंग नेचर है, यहां पे डाइवर्जिंग, तो अभी भी डाइवर्जिंग रहेगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। कितना सिंपल तरीका हुआ। कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है तो डाइवर्जिंग। मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका टाइम सेव करेगा। आपका क्वेश्चन अब कैसा होगा, कितनी फास्ट कर सकते हो? जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसा क्वेश्चन आपके इस बार नीट में या कंप्यूटर एग्जाम में आ सकता है। वापस से हल्का सा रिकॉल करना, सिल्वर कॉन्वेक्स लेंस, कभी दोनों सरफेस को सिल्वर नहीं करेंगे, वरना लाइट तो अंदर जाएगी नहीं, पहले लौट जाएगी। हमारे को जब इसमें सिल्वर करना है तो आपको मालूम है, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने यहां सिल्वर कर दिया, तो लाइट एंटर करेगी, यहां पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन, अंदर जाएगी, यहां क्या हुआ? रिफ्लेक्शन, और वापस बाहर आएगी। एक रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार रिफ्लेक्शन। दो बार रिफ्रैक्शन यानी दो बार लेंस की पावर यूज हुई है, और एक बार रिफ्लेक्शन यानी कि एक बार मिरर की पावर यूज हुई। तो यहां पे पावर ऑफ मिरर, यहां पावर ऑफ लेंस, यहां भी पावर ऑफ लेंस। तो टोटल पावर हमारी बेसिकली क्या बनी? कितना सिंपल, दो बार लेंस की पावर और एक बार मिरर की पावर। अगर मान लीजिए ये वाली सरफेस हमारी प्लेन होती तो ये आपका प्लेन मिरर हो गया। आपको मालूम है प्लेन मिरर की पावर क्या होती है? 0, क्योंकि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट। ये तो बातें छोटी छोटी सी आपको मालूम है। अब केवल आपको फास्ट कैसे करना है। अब ये सरफेस लगी, लाइट एंटर करेगी, एक बार मीडियम चेंज लाइट का, ये रिफ्रैक्शन, यहां पे रिफ्लेक्शन, और वापस ये मान लीजिए सपोज ये रिफ्रैक्शन। तो दो बार लेंस, एक बार यहां पे लेंस, एक बार यहां पे लेंस, लेकिन ये पीएम कितना है? 0। तो इस बार टोटल पावर हो जाएगी सीधे केवल 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस। ये तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए। अब इसमें मान लो मैं कुछ न्यूमेरिकल दे दूं, मैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दूं आपको, कुछ भी आर की वैल्यू, सपोज 12 सेंटीमीटर। अब मैं डायरेक्ट पूछा कि बताओ इस सिस्टम की जिसमें प्लेनों के हिसाब से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी प्लेन सरफेस को सिल्वर किया है, बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो आप इस चीज को याद करोगे, ये मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स यानी कि कन्वर्जिंग, यानी कि क्या बनेगा? कॉन्केव मिरर। तो मेरा ये जवाब हो गया फोकल लेंथ, मेरा जवाब नेगेटिव तो आना ही चाहिए। तो 4 ऑप्शन में जहां पर आपका नेगेटिव है उसके हिसाब से ऑप्शन हो गया, कॉन्केव मिरर बनेगा। अब ये वैल्यू कितनी होगी? तो आपको मालूम है इस केस में ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो केवल ये पार्ट रह गया। और पावर ऑफ लेंस का लेंस मेकर फॉर्मूला आपको मालूम है, उसको यूज करोगे तो आपको दिख जाएगा हमारा म्यू के वैल्यू इसमें ग्लास के लिए हमेशा देगा 3/2, ताकि 3/2 यानी 1.5 और 1.5 माइनस 1 तो 0.5। तो आप देखना इसका जवाब हमेशा आर के बराबर आएगा। अभी अपन देखते हैं कैसे। ये मैंने क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, इसको मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट नीट के हिसाब से। जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं ध्यान रखना, आ सकता है पूरा क्वेश्चन। बच्चों मेरा गेस भी बहुत बैठता है, मैं कभी बात करूंगा आपसे। नीट 2021 में ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है, इंतजार कर रहा हूं। वही यहां पे प्लेन मिरर, उसकी पावर 0। मैंने यहां पे फॉर्मूला यूज किया, लेंस मेकर फॉर्मूला। ध्यान है सबको, लेंस मेकर फॉर्मूला एक होता है मीडियम फैक्टर, that is mu2 minus mu1 upon mu1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। आपको मालूम है यहां पे इसकी तो r की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0। तो ये केवल रह गया 1 अपॉन एक ही r रह गया। और mu2 माइनस mu1, mu2 का मतलब ग्लास 1.5 और 1 का मतलब एयर मीडियम 1 अपॉन 1, दैट इज 1 अपॉन FL। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। ये आपका 1.5 माइनस 1.5 यानी 1/2, 1/2 इंटू इसको ही कह सकते हो एक तरह से 1/2r। ये टोटल पावर एक बार लेंस की आ गई 1/2r। हमको मालूम इस क्वेश्चन का हमने जवाब दिया था,
तो अभी अपन इसको पहले किया था, टोटल पावर आई थी 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, हम 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस करेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 इंटू 1/2r, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/r। तो टोटल पावर आ गई हमारे पास 1/r। लेकिन ये सिस्टम कैसा काम कर रहा है? अब मिरर की तरह। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। और आपको मालूम है पावर मिरर के लिए कैसे होती है? पावर इज इक्वल टू -1/f, तो f इज इक्वल टू -1/p। तो अपने आप जवाब आपको दिख जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, वही जवाब आ गया -r। r कितना था? 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? अपन ने पहले बेसिक बात समझ ली कि जब ये प्लेन सरफेस होगी तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो केवल 2 बार लेंस यूज होगा रिफ्रैक्शन के हिसाब से। तो हमारा जो टोटल पावर है वो केवल 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस होगी। तो अपन ने पहले बात पहले समझ ली थी यहाँ पे, ये अपन यहाँ समझ ली थी। टोटल पावर आपके इसमें केवल लेंस की यूज होगी, मिरर की पावर 0 है। अब ये हमारा जो फॉर्मूला था इसको अपन ने लेंस मेकर फॉर्मूले से यूज किया, और आपको मालूम है लेंस मेकर फॉर्मूले से PL इज इक्वल टू 1/L, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये आपका कहलाता है मीडियम फैक्टर और ये कहलाता है शेप फैक्टर। एक क्वेश्चन अपना हो गया इसका TIR का, एक हो गया सिल्वर लेंस का। अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके बनते नेचर ऑफ इमेज के क्वेश्चन, भला वो आपके कन्वर्जिंग मिरर हो या कन्वर्जिंग लेंस हो, उधर डाइवर्जिंग मिरर हो या डाइवर्जिंग लेंस हो। अब बच्चों यहाँ पे अपन एक हल्की से ट्रिक की बात करेंगे, इसे ध्यान सुनना। कुछ बड़ा आपने सुने होंगे, इमेज कभी रियल, ऑब्जेक्ट को रियल मान लो, कुछ देर अपन सिंपल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को वर्चुअल नहीं ले रहे हैं, अभी अपन सिंपल लेवल की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट रियल है। अब आपके लिए इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इमेज इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, इमेज मैग्नीफाइड भी हो सकती है, इमेज डिमिनिश भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अपन इसकी एक ट्रिक बनाते हैं कब इमेज का नेचर क्या होगा। मैं ले रहा हूं सबसे पहले ऑप्टिकल एलिमेंट कन्वर्जिंग, और अगर मैं बोलता हूं कन्वर्जिंग मिरर तो कॉनकेव मिरर, अगर कन्वर्जिंग लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस। उधर कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, इधर आपका कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है। इसमें हमको ये मान लीजिए समय कन्वर्जिंग मिरर है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखते रहना। थोड़ा इसको मैं साइड जगह कम इधर, ये कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का बेस्ट एग्जांपल आप प्रैक्टिस करना चाहें, अगर कोई आपके पास बिल्कुल एक चमकती हुई चम्मच हो, चांदी की चम्मच हो या बिल्कुल नई चम्मच स्टील की हो, आप उसमें आराम से उस चम्मच को रख दीजिए, चम्मच आपको हमेशा लगी कॉनकेव मिरर। उसके कॉनकेव मिरर के हिसाब से उसके एक्सेस पे अगर आप एक चींटी को चलने की बात करें और चींटी को शक्कर का दाना दिखाएं, तो शक्कर का दाना शुगर पार्टिकल के साथ चींटी को आकर शक्कर दाना मूव करेंगे, चींटी उसके अकॉर्डिंग उधर चलेगी। तो हम देख सकते हैं उसकी इमेज अपने आप कैसे दिखेगी। अगर रटना नहीं है तो हम उसको समझ सकते हैं ऐसे, और अगर वैसे हम इसको यूं देखें तो आपके पास ये मिरर है, ये इसकी यहाँ पर फोकल के हिसाब से F और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, इधर मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट अभी हाल माइनस इनफाइनाइट पर है, ये पोल P। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, आपको मालूम इमेज F पर। आपको इस सबको मालूम है कि इमेज कहां बनेगी, इमेज का कुल मिला के नेचर क्या होगा, कब इन्वर्टेड, कब वो होगी डिमिनिश, कब होगी मैग्नीफाइड, कब वो रियल, कब वर्चुअल, ही देखना है। ये मिरर है, अगर मेरे लिए कॉनकेव मिरर, तो मैंने इसको ऐसे दिखा भी दिया, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। ये इसका रियल साइड, ये इसका वर्चुअल साइड।
ऑब्जेक्ट ओ से सी पहुंच रहा है, अभी इमेज यहाँ पे ओ के हिसाब से इनफाइनाइट, तो इमेज एफ पर है। ऑब्जेक्ट अगर ओ से सी पहुंच रहा है जो कि बहुत बड़ी डिस्टेंस है, इमेज एफ से सी के बीच में चल रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा करी, इमेज डिस्टेंस कम करी, यानी कि इमेज स्लो चल रही है। जब भी इमेज स्लो चले हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ध्यान से बात नोट करना दिमाग में, जब भी इमेज स्लो चले, अब आपको देख रहा है कौन सा गैप ज्यादा है, एक सी एफ का गैप और एक आपका सी से इनफाइनिट, ये तो बहुत है, कुछ भी नहीं कह सकते कितना लंबा हो सकता है ये। तो अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है आपका इनफाइनिट से सी तक, तो इमेज चल रही है एफ से सी के बीच में, यानी इस समय इमेज बहुत धीरे चल रही है, तो इस समय इमेज बनेगी डिमिनिश। अगर मान लो सी पे आ जाए तो आपको मालूम सी पे, बिल्कुल सी पे बन जाती है इमेज, तो वहां पे इमेज की स्पीड बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर। जब ऑब्जेक्ट अपने लिए इस पोजीशन पर O1, यहां पर मान लो O2 सी और इनफाइनाइट के बीच में, यहां मान लो O3, यहां मान लो O4, यहां मान लो O5 और यहां मान लो O6। मुझे अभी इमेज की पोजीशन मालूम है, O1 के लिए इमेज बनेगी F पर, O2 के लिए इमेज बनेगी आपको मालूम है अगर C और किसके बीच में, तो ये बनेगी F और C के बीच में। अगर O3 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी यही बन जाएगी C पर। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में O4 पर है, तो इमेज बनेगी आपकी सी और इनफाइनाइट के बीच में। अगर आपका ऑब्जेक्ट O5 पर है, तो आपको मालूम इमेज बनेगी इनफाइनाइट पर, उसी साइड, रियल साइड। और अगर आपका ऑब्जेक्ट O6 पर, आपको मालूम है O6 का मतलब F और P के बीच में है, तो इमेज बन जाएगी वर्चुअल साइड में यहां पर। ये हमको मालूम है, हमको इमेज का पूरा नेचर बताना है और टाइम बचाना है, तो उसका तरीका आप देखिएगा। ये पूरी जगह रियल है, जब तक आपकी पोजीशन सी तक आएगी तब तक आप ज्यादा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की कर रहे हो, इमेज कम धीरे चल रहा है तो इमेज डिमिनिश होगी। जब ऑब्जेक्ट चलेगा सी और एफ के बीच में, तो इमेज जाएगी आपके सी और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इमेज तेज चलेगी। जब इमेज तेज चलेगी तो इमेज मैग्नीफाइड, बड़ी बनेगी। और जब बिल्कुल बराबर ऑब्जेक्ट की स्पीड इमेज की स्पीड बराबर है, तो वहां पर बिल्कुल इमेज इक्वल साइज की बनेगी। इस जगह अगर मैं इमेज की बात करूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट चला मेरा इनफाइनाइट सी के बीच में, इमेज चली एफ से सी के बीच में, धीरे चली, तो ये होगी आपकी इमेज। अगर इन्वर्टेड बता रहा हूं तो ज्यादा अच्छा होगा, इसका एरो को नीचे बताऊं मैं, इन्वर्टेड बन रही इसलिए। ये इमेज यहां बनेगी रियल, इन्वर्टेड और धीरे चल रही है तो डिमिनिश। ये इसकी इमेज की फुल बात हो गई। नेचर ऑफ इमेज रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश। यहां मैं बोलूंगा तो बिल्कुल बराबर, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। अब मैं यहां आ जाऊंगा तो मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट चल रहा है सी और एफ के बीच में, बहुत कम चल रहा है, इमेज चल रहा है तेज सी और इनफाइनाइट के बीच में, यानी इमेज ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, इमेज तेज चल रही है। तो यहां पे जवाब आ जाएगा इस केस में, जो इमेज बनेगी इस पोजीशन के ऑब्जेक्ट के लिए, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। जब मैं यहां आ जाऊंगा तो यहां भी आपको मालूम है एफ पर आ गया तो इमेज चलेगी इनफाइनाइट पर। हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम नाम बोल सकते हैं रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। जब आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एफ और पी के बीच में O6, तो आपके लिए इमेज चलेगी पीछे, तो वर्चुअल। तो यहां O6 पोजीशन के लिए इमेज बनेगी स्ट्रेट, इरेक्टेड। और आपको मालूम है इस समय ये चल रहा है यहां पर, और ये चल सकता है बहुत आगे तक, प्लस इनफाइनाइट कहीं भी जा सकता है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के पास केवल लिमिटेड है एफ और पी के बीच में चल रहा है, जबकि इमेज चल सकती है पी से इनफाइनाइट के बीच में। इसका मतलब इमेज होगी मैग्नीफाइड। तो ये आपका हो जाएगा, इस केस में बनेगी यहां पर, लेकिन यहां दिखा रहा हूं इसके लिए वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इससे हमको रटना नहीं पड़ेगा, हम अपने कुछ वर्ड रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, डिमिनिश या इक्वल साइज, इसको लेके हम इमेज को पूरा बता सकते हैं उसका नेचर क्या होगा। बच्चों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं लाइक नेचर।
लाइक नेचर चार्ज हमेशा रिपल्शन, लेकिन लाइक नेचर करंट हमेशा अट्रैक्शन। यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लाइक नेचर चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन बीम के साथ एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पैरेलल मूव कर रहा है। लाइक नेचर करंट, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है। लाइक नेचर करंट ध्यान रखना अट्रैक्शन, और लाइक नेचर चार्ज रिपल्शन। लेकिन यहाँ पर जब दो चार्ज या दो कोई भी पार्टिकल, अगर हम उनके बीच में फोर्स की बात करें तो एक तो फोर्स हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, इसको हम इस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोल सकते, चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये आपका इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मूविंग चार्ज गिव ए कंसेप्ट ऑफ करंट। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ये चीज डायमेंशन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, म्यू 0 एप्सिलॉन 0 इट इज 1/, इसको C0 स्क्वायर बोलना चाहिए। अगर मीडियम हो जाएगा म्यू m एप्सिलॉन m, तो ये हो जाएगा 1/cm स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, जबकि यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल है, तो कंपेयर टू लाइट स्पीड बहुत कम होती है। इसलिए हमेशा यहाँ पे Fe की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमेशा मैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिसाइड नेचर कौन सा करे, कुल मिला के नेट फोर्स क्या होगा, Fe इसको डोमिनेट करने वाला है। लाइक नेचर रिपल्शन, तो कुल मिला के इस पर रिपल्शन होगा। यहाँ तो करंट है तो केवल आपके पास Fm ही है। तो मेक इट लाइक पेयर F रिपल्सिव, अनलाइक पेयर F अट्रैक्टिव। कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक, मालूम है अपने को। लेकिन नेट फोर्स डिसाइडेड बाय Fe, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है इधर जो रिलेशन आ रहा है डिपेंड कर रहा है V और C का, और V पार्टिकल की स्पीड है जबकि C स्पीड ऑफ लाइट है। तो हमेशा ये वैल्यू लेस देन 1, यानी कि Fm इज वेरी वेरी लेस देन, उल्टा लिख सकते थे अपन, इसलिए ऐसे लिख दिया Fm इज वेरी लेस देन Fe। हमेशा डिसाइडिंग कौन करेगा, डोमिनेटिंग कौन करेगा, Fe करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल बाय लाइक करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, इंपॉर्टेंट। सो सिंपल क्वेश्चन है, आप इस पर आराम से कर सकते हो, केवल साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है। जनरली बच्चे इसके अंदर जो साइन कन्वेंशन है उसी में बस ध्यान से रखना है। कैलकुलेशन कहाँ पे दोनों माइनस हैं वो आप रख लोगे। लाइट किधर से जा रही है, लाइट इधर जा रही है, इसका ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इस डायरेक्शन के मेजरमेंट पॉजिटिव हैं, इधर के मेजरमेंट क्या हो जाएंगे, सब नेगेटिव। F भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, तो F भी नेगेटिव, ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस उसकी भी नेगेटिव। तो प्रॉपर साइन आप रख लेना। जनरली बच्चे जो अपन फॉर्मूला होता है 1/F = 1/V + 1/U से स्टार्ट करते हैं, उसमें एक स्टेप ज़्यादा लगता है। अगर आप डायरेक्ट इसमें से V निकाल रहे हो तो इसको आप V = UF/U - F, ये अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक स्टेप बच जाएगा इससे। बाकी आपको आता है इसमें मैग्निफिकेशन कैसा होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, height of image upon height of object, that is -V/U, तो आप कर सकते हो। ये जो स्फेरिकल सरफेस क्वेश्चन है, ये दिख रही है आपको स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव नेचर की। इसमें जनरली ये अपन 1 और 2 फॉर्मूले जो बुक में होते हैं उसके कंपेयर में ज़्यादा अच्छा होगा। जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको आप μO लिखो, और जहाँ इमेज बनेगी उसको μI लिखो। तो आपको ध्यान रहेगा कि कहाँ पे हमारी इमेज बन रही है तो उसका μ वो यूज़ करें। तो ये जो बेसिक फार्मूला μ2/V, इसको ज़्यादा अच्छा लिखा है। μ2 जगह इसको लिखो μI/V, इसका मतलब हमारी इमेज जहाँ बन रही है उसका यूज़ करना है। और μ1 का मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है उसको μO लिख सकते हैं। और हमेशा अपने को R को साइन देना, इसलिए फिजिक्स में जहाँ भी साइन कन्वेंशन हो वहाँ हमेशा ब्रैकेट बनाओ ताकि कभी गलती नहीं होगी।
और वैसे ही रे ऑप्टिक्स में आपको मालूम है साइन कन्वेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है और वहां पे ये साइन देना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चंस को आप बाद में आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। ये अपने एक एक क्वेश्चन अपन हल्के हर टॉपिक पे लेके चल रहे हैं। स्फेरिकल सरफेस, ये कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस है। मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई अपने को सॉल्व करने में इतनी बात है। वो साइन का ध्यान रखना है और एक हल्का सा ध्यान रखना है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है हम इसको ओ लिख दें और जहाँ इमेज है इसको हम आई कर दें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जहाँ ऑब्जेक्ट है उसको ओ और जहाँ इमेज है उसको आई कर दें तो μ1 μ2 का हमको ध्यान रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लें। नीट ऐसा क्वेश्चन अगर फ्रेमर होगा तो ऐसा क्वेश्चन देना चाहेगा। एक आपके पास ये ग्लास का स्फीयर है, इसमें एक बबल है, एयर बबल। हम अगर इसको देख रहे हैं आपको इसकी रेडियस दे देंगे और ये देखिए रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसका म्यू 1.5। आपसे पूछा है कि ये बबल आपको कितने डिस्टेंस पे दिखाई देगा। मालूम है ग्लास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये म्यू ओ हो गया और यहाँ पर इमेज तो म्यू आई हो गया। अब μ1 μ2 नहीं लिखना है। अब मैं आराम से इसका फॉर्मूला यूज करूंगा। मैं बोलूंगा इस तरह से म्यू आई अपॉन वी माइनस म्यू ओ अपॉन यू, अभी साइन देने वी और यू के हिसाब से जो भी हमारा नॉन पैरामीटर इज इक्वल टू म्यू आई माइनस म्यू ओ अपॉन आर। अभी आर की वैल्यू देख लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ ये एयर बबल, ये हमारा पोल हो गया। लाइट ऐसे आएगी तो ये मेजरमेंट u का नेगेटिव हो गया। हमारे लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के हिसाब से जो रेडियस का साइन है, लाइट इधर आ रही है, हम r को ऐसे मेजर कर रहे हैं। हमारे पास u का साइन नेगेटिव, r का साइन नेगेटिव। अब मीडियम के हिसाब से कहां पर ऑब्जेक्ट है, इस ग्लास के अंदर। ग्लास का इंडेक्स क्या दे रखा 1.5। हमको निकालना v कितना होगा, तो u को दे दो साइन, r को दे दो साइन, o आपके पास कितना हो गया 1.5। अब इसको देख लेंगे। म्यू आई हमको मालूम है कितना 1, म्यू आई 1, ये 1.5। केवल देखिए अननोन क्या रह गया, v रह गया। v का मतलब इस पोल से वो इमेज कितने डिस्टेंस पे एपरेंट नजर आएगी। देखते हैं इसको। सब चीज मैंने रख दी इसके अंदर। मुझे अब केवल निकालना है कि पोल से ये हमें कितने डिस्टेंस पे नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाता कि लाइट आई है, अब यहां पे नॉर्मल वो यहां से सेंटर से पास होगा। डायग्राम देख लेते हैं पर ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहां पे काफी हो गया। ये देखिए, ये आपका एक्चुअल नॉर्मल खींचा, यहां पर सी से पास होगा। ये लाइट आई, डेंसर टू रेयर अवे हो गई, पीछे बढ़ाया, यहां पर ये एपरेंट आई, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी इस जगह। ठीक है, हमको दिख रहा है पोल के हिसाब से डायरेक्शन, लाइट इधर चल रही है तो ये कायदे इसका साइन भी नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि अंदर इमेज दिख रही है। हमको तीनों के साइन दिख रहे, किसको साइन क्या देना है देख लीजिए। इसके अंदर ये आई है, ये ओ है, मैंने साइन दे दिया। आर को साइन क्या दिया माइनस μ2 मेरा क्या है एयर, μ1 कौन मेरा है ग्लास 1.5 दैट इज म्यू ऑब्जेक्ट, और इसको बोलूंगा μ2 को इमेज। म्यू इमेज एयर 1। अब देखिए इधर है म्यू इमेज 1, μ1 ऑब्जेक्ट ग्लास 1.5, नीचे r -10, ये इधर की साइड हो गई। μ1 दैट इज ऑब्जेक्ट 1.5, u नेगेटिव, डिस्टेंस उधर लिखी थी आपको 7.5 -9 लगा दिया। μ2 कितना है, μ2 मतलब म्यू आई 1 सॉल्व किया, नेगेटिव साइन आ रहा है, दिख रहा था साइन नेगेटिव होगा क्योंकि इमेज अंदर दिख रही है
और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इधर डीओपी है, इमेज का मेजरमेंट उसका ऑपोजिट है, इसलिए v का साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन, बबल हमको इसके पोल से यानी कि इसकी सरफेस से 6.67 सेंटीमीटर अंदर डिस्टेंस पे दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में हल्का सा एक डिफरेंस और है। इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव है। अगर आप मूविंग चार्ज की बात करो, जहां बोला मोशन रिलेटिव, अगर चार्ज जिस मूव कर रहा है वेलोसिटी से, अगर उसी से ऑब्जर्व मूव करे तो रिलेटिव मोशन क्या होगा, जीरो। जैसे मान लीजिए यहां पे हमारे लिए एक फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर, उस फ्रेम में जहां फ्रेम चल रहा है, एक फ्रेम जहां रेस्ट है, मेरा इतना सा वर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिव है, अगर रिलेटिव मोशन जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर उसी मूव कर रहा है वेलोसिटी से तो रिलेटिव मोशन जीरो होगा। इसका मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसको महसूस नहीं होगा। तो बात इंपॉर्टेंट है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट है। मूविंग चार्ज हो कि रेस्ट चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर चार्ज रेस्ट हो और ऑब्जर्वर मोशन में हो तो भी वहां पे वो उसको एपरेंट रूप से मूविंग दिखेगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। जबकि वास्तव में चार्ज रेस्ट था लेकिन ऑब्जर्वर मोशन में तो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, रिलेटिव मोशन आ गया, उसको लगेगा चार्ज मूव कर रहा है और मूविंग चार्ज क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, मूविंग चार्ज या रेस्ट चार्ज अगर आपके लिए ऑब्जर्वर मूविंग में है और चार्ज रेस्ट है तो भी मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। ग्राफ का एक क्वेश्चन और ऐसे ही ले रहे हैं। ये एक इंडक्टेंस में करंट इस तरह से वेरी कर रही है और आपसे पूछा है इस इंडक्टर के लिए वोल्टेज क्या होगा। कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन को इसलिए ले रहा हूं, कई बच्चे नए क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं। आप तो इतना सा बोलो, आपसे इंड्यूस ईएमएफ नहीं पूछा है, वोल्टेज पूछा है। तो बस यहां ध्यान रखना है, आपसे पूछा है वोल्टेज, तो आपको मालूम है एल पर वोल्टेज होता है एल डी आई ओवर डी टी, और डी आई ओवर डी टी यहां पे क्या हो गया, आई और टी ग्राफ का स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स। यहां पे डी आई ओवर डी टी का स्लोप पॉजिटिव, यहां डी आई डी टी का स्लोप नेगेटिव। तो हमको ढंग से दिखाना है कि भाई इतने पोर्शन में डी आई ओवर डी टी पॉजिटिव है तो वी एल पॉजिटिव होगा। ग्राफ के ऊपर आ गया वी एल, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया। ये डी आई ओवर डी टी क्या है, नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे आ जाएगा इतना सा। ये वोल्टेज एक्रॉस इंडक्टेंस आ गया। तो नए क्वेश्चन से घबराने की कभी जरूरत नहीं है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में दो तरह की निडल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं अगर इसको और ढंग से बोलूं तो मैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को, ये एक स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, हम 5 तरह से बात कर सकते हैं। सबसे पहले दो तरीके एक्सेस, जियोग्राफिकल एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सेस, वो आप जानते हो, वहां दिक्कत नहीं आती। जो मिलाएगी जियोग्राफिकल पोल को वो आपकी कहलाएगी एक्सेस कौन सी, जियोग्राफिकल, और जो मिलाएगी मैग्नेटिक पोल्स को उसे बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सेस। अब आता है दूसरा वर्ड मेरिडियन। एक होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन, एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिकल एक्सेस को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिकल मेरिडियन, और मैग्नेटिक एक्सेस को कंटेन करने वाला वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां तक भी दिक्कत नहीं आती। हमें जाना है जब ये हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन आएंगे, एंगल ऑफ जिसको डिप भी कहते हैं, वहां दिक्कत आएगी। तो देखिए मैंने मेरिडियन को बता रखा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। जब भी बोले मेरिडियन मतलब एक वर्टिकल प्लेन, जब भी बोले मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिकल एक्सेस को कंटेन करे वो जीएम यानी जियोग्राफिकल मेरिडियन,
जो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करे वो मैग्नेटिक मेरिडियन, और वर्टिकल प्लेन दैट कंटेन्स द लाइन विद जॉइनिंग ज्योग्राफिकल एक्सिस, यानी कि ज्योग्राफिकल पोल को मिलाने, कहाँ गया, अरे यार कहाँ चल जाते हैं, और वर्टिकल प्लेन इन विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट, इसको भी आप कहते हो, कैसे बोले इसको अपन, और वर्टिकल प्लेन पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ व्हाट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अगर आपने एक मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, ये मान लो आपने यहाँ पे मैग्नेट सस्पेंड कर दिया, अब ये नॉर्थ पोल में अरेंज हो गया, इस समय नॉर्थ पोल को ज्वाइन करने की इसके हो गया एक्सिस, अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल प्लेन पास करूँ तो ये वर्टिकल प्लेन अगर एक्सिस को कंटेन कर रहा है तो ये भी यहाँ पे इस लोकेशन पे कहलाएगा इसका मैग्नेटिक मेरिडियन। मुझे जहाँ पे भी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो मुझे ये चाहिएगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन कहाँ है, क्योंकि इसी में उसकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आएंगी। जब ये मिल गया तो मैं आगे जाऊंगा, अब मेरे पास आएगा एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक आएगा एंगल ऑफ डिप। आप दो तरह की निडल लेते हैं, कंपास निडल, एक पढ़ते डिप निडल। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना, थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है जो कंफ्यूज करता है कई बार। कंपास निडल हमेशा मेजर करती है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को। अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा कभी सुना होगा, कोलंबस और वास्को डी गामा, दो नाम सुने होंगे। कोलंबस ने किसकी खोज करी थी? वास्तव में खोज तो करी अमेरिका की, लेकिन कोलंबस कौन था? एक लुटेरा था जो लूटने चला था इंडिया को, लेकिन उसके जहाज पर एक कंपास निडल थी, उसका अपन को शुक्र अदा करना चाहिए। उस निडल ने उसको लगातार डेविएट करता रहा डायरेक्शन से, क्योंकि कंपास निडल हमेशा आपको एप्रेंट नॉर्थ बताती है, एप्रेंट नॉर्थ, नो ट्रू नॉर्थ। तो लगातार डेविएट होता चला गया और कहां पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। तो क्या मतलब है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का? किसी भी जगह ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल पर एप्रेंट नॉर्थ है, यानी कि ट्रू नॉर्थ और एप्रेंट नॉर्थ जो एंगल है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये देखिए, एक है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एन एक्यूट एंगल मैज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, या कह दो डेविएशन ऑफ एप्रेंट नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू ट्रू नॉर्थ, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और एक होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with the horizontal direction in magnetic meridian। मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन है जिसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें वो डिप निडल जो कि एंगल ऑफ डिप को मेजर करेगी, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बनाकर वर्टिकल प्लेन में डिप हुई है, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। और आपको एंगल ऑफ डिप के दो रिजल्ट खास मालूम होंगे डायरेक्ट। एक तो आपको मालूम है एंगल ऑफ डिप पोल्स पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आज अपन ने इतनी बातें करी हैं, अभी थोड़ा सा हम जो फिजिक्स को देख रहे हैं कि कनेक्शन किसका कैसा है, तो अभी अपन ने कनेक्शन में सर्किट के एलिमेंट्स को देखा। ऐसे आपको मालूम है कि हमारे जो डिवाइस मेजर करने वाले अमीटर, वोल्ट मीटर हैं, हम इनको भी आराम से देख सकते हैं कि गैलोमीटर को कन्वर्ट करना अमीटर में, तो रेजिस्टेंस हमको और कम करना है, तो जब भी कम करना है हम लगाएंगे पैरेलल में। और जब गैलोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम बढ़ाने के लगाएंगे सीरीज में। तो वो डिवाइस भी अपन आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों आपको फिजिक्स के हिसाब से कुछ बातें आज कनेक्शन की लगी होगी, थोड़ी बहुत, जो इतना अपने को समय मिला उसमें, कि हम अपने लिए फिजिक्स को एक चैप्टर्स के रूप में नहीं माने। जहाँ भी किसी भी चीज़ का मोशन हो रहा है वो काइनेमेटिक्स है, भले वो मोशन ऑफ पार्टिकल हो, मोशन ऑफ रे हो, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर करंट, मोशन ऑफ करंट हो, वो सब काइनेमेटिक्स है। और जहाँ भी काइनेमेटिक्स है यानी वहाँ मोशन है, तो एक माइंड और मोशन के बीच में आपको केवल एक ट्यूनिंग करनी है। एक मैं लास्ट बात कह रहा हूँ आज के हिसाब से, लास्ट, माइंड और मोशन के बीच में ट्यूनिंग ऐसे करिए कि बस जैसा वो कह रहा है वैसा दिखाते जाइए। आप उसका एक हल्का सा फ्री एंड स्केच डायग्राम बनाते जाइए और डायग्राम में उसके नोन दिखाते जाइए। अननोन लास्ट में पूछेगा। यहाँ पे आएगी खास बात,
कुछ ऐसी चीज होगी जिसको ना वो पूछेगा ना देगा, और वो हमेशा साइलेंस जोन होगा। बस वही क्वेश्चन की जान है, वही क्वेश्चन का हिडन जॉइंट है, वही आपका मेन नोन अननोन के बीच का कनेक्टर है। इस बात को मेरी ध्यान सुनना, वही जो अननोन नोन का कनेक्टर है या हिडन जॉइंट है, उसी को पहचानना हमारी खासियत होगी, वही हमारी एक कह दीजिए एबिलिटी होगी, वही हमारा हुनर होगा जिसमें हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और उसमें हमारे को डायग्राम के द्वारा वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आज अभी इतनी बात करते हैं, आगे फिर फिजिक्स की आसान पहचान में हमने, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है लेकिन उसको कैसे छोटा कर सकते हैं, आसान पहचान कैसे कर सकते हैं, उसकी आज कोशिश करी है। मेनली हमारा ये प्रयास था कि आपको लगे जितने भी फील्ड है वो आपस में कनेक्टेड हैं, जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, तो उनको अपन कैसे साथ साथ कर सकते हैं, उनको आप जोड़ के आराम से इसको लेके चल सकते हो। बाकी फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डायग्राम अप्रोच, ये आप जब भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत आए, डायग्राम बनाइए और उसके नोन अननोन को दिखाइए, और देखिए आप फिजिक्स को कितनी आसानी से उस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम मतलब विजुअल पावर, और जैसे विजुअल पावर हमारी चालू हो जाएगी हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक फार्मूले हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे फार्मूले हैं उनमें कोई भी आपको जहाँ पर जिस फार्मूले के अंदर ऐसा लगता है कि इसमें क्या बाउंड्री कंडीशन है, कहाँ पर अप्लाई होगा कहाँ नहीं होगा, तो रिवीजन इस बात का जरूर ध्यान रखना, कभी ब्लाइंडली फार्मूले को अप्लाई मत करना। ठीक है बच्चों, तो चलते चलते बस इतना ही कह रहा हूँ कि अपने अंदर ये विश्वास रखिए, आपकी सबसे बड़ी अंदर की एक जिद होनी चाहिए कि क्वेश्चन से लड़ने की आदत डालें, और फिजिक्स में अपना अप्रोच, जब अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल ना हो तो अगर उसमें हो सकता है वेक्टर आ गया, कि उसमें कैलकुलस आ गया, उसमें स्लोप आ गया, या उसमें कोई लॉग आ गया, इसमें कोई सीरीज आ गई, तो अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मान के चलना वो आपका फिजिक्स कमजोर नहीं है, वो आपका मैथ्स कमजोर है। ठीक है, आगे फिर बात करेंगे, चलते ही बोलेंगे, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना। और बच्चों आप लोग सब बस ऐसे बच्चे रहना और मस्ती से अपने जिद के साथ लगे रहना। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, लेकिन अपने मन के अंदर रखना कि मैं कर सकता हूँ। गिर जाओ तो वापस उठ के चलना, अंदर से लेके चलना कि जो सपना देखा है उसे पूरा करना है। ओके, गिव योर बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।